जी जी इंडिया पाकिस्तान चाइना एक कंपैरेटिव स्टडी। एक बार तीनों कंट्री का, इंडिया पाकिस्तान चाइना का देख लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। जी, कोई डाउट वगैरह आपको पहले है तो जो ऑनलाइन में है वो पूछ सकते हैं। आप लोग के पास कोई पढ़ते समय कोई डाउट क्वेश्चंस पे आया हो किसी में तो पूछ लीजिए। क्वेश्चंस कर रहे हैं, पेपर कर रहे हैं लास्ट ईयर में, कुछ सैंपल पढ़ रहे हैं, हो रहा है पेपर क्वेश्चन पेपर। ठीक, तो कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो इंडिया तीनों कंट्री का एक कंपैरिजन है इनके। अच्छा, जी, तीनों कंट्री का डेवलपमेंट है क्योंकि तीनों कंट्री को फ्रीडम एक ही टाइम पे मिलती है 1947 के अराउंड। इंडिया पाकिस्तान एक साथ ही फ्रीड होते हैं 1947 पे के टाइम पर, और चाइना 2 साल बाद होता है 1949। हाँ, बाद में होता है, लंबी कहानी है उसकी। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है। ये फ्रीडम इसको 1-2 साल बाद मिली है। 1948 में श्रीलंका को मिली थी और 1947 में इंडिया को, पाकिस्तान को। ठीक, तो एक साथ ये तीनों कंट्री फ्री हुए। और आज कौन सा कंट्री ने कितना डेवलपमेंट कर लिया है? तो सबसे आगे जो इस समय तीनों कंट्री में सारे इंडिकेटर में है वो चाइना ही है। ठीक, तो जब इनका सिस्टम स्टार्ट हुआ तो इन तीनों कंट्री के अंदर डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी बनाई गई, मतलब जो इकोनॉमिक मॉडल इन्होंने एक्सेप्ट किया है, जो इकोनॉमिक मॉडल लिया डेवलपमेंट का, वो तीनों कंट्री ने अपनी कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल था। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक, कंट्री में क्या प्रोडक्शन होगा ये प्राइवेट सेक्टर भी डिसाइड करता है, मार्केट भी डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगी। तो जिस कंट्री के अंदर, जिस इकोनॉमी के अंदर सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं उसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं, प्राइवेट भी है, अंबानी की फैक्ट्री भी है, गवर्नमेंट की फैक्ट्री, प्राइवेट व्हीकल्स भी चलते हैं, ओला उबर वगैरह ऑटो, और गवर्नमेंट की डीटीसी की बस भी चलती है। तो दोनों सेक्टर एक साथ काम करते हैं। गवर्नमेंट का काम करने का ऑब्जेक्टिव वेलफेयर होगा और मार्केट का काम करने का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो इस मॉडल के अंदर प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन होता है और वेलफेयर को भी ध्यान, दोनों चीजों को एक बैलेंस कर पाते हैं। वरना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होता है, वहां पे फिर गरीब का कोई वेलफेयर नहीं होगा। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहां सिर्फ सारा का सारा वेलफेयर ही हो गया, तो प्रॉफिट मोटिव भी काम नहीं होगा। तो ये मॉडल इसलिए बढ़िया है कि इसमें दोनों की सबसे अच्छी बातें हैं। कैपिटलिस्ट की अच्छी बात है कि प्रॉफिट भी इंक्लूड है, और सोशलिस्ट की अच्छी बात है कि वेलफेयर भी इंक्लूड है। तो दोनों कंट्री ने, क्योंकि गरीब बहुत पॉपुलेशन थी पाकिस्तान में और इंडिया में उस समय, तो पूरी मार्केट इकोनॉमी को ठीक करना ठीक भी नहीं था, और प्राइवेट्स को भी चांस देना चाहिए। तो इसलिए फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ये अडॉप्ट किया गया। चाइना थोड़ा अलग था। वहां जो माओ थे, जो वहां के कम्युनिस्ट रिपब्लिक के जो लीडर थे, जिन्होंने कंट्री को फ्री कराया था, क्योंकि चाइना कुछ पार्ट ब्रिटेन के अंडर में था, कुछ पार्ट फ्रेंच के अंडर में था, कुछ डच के अंडर में था, ऐसे अलग अलग पार्ट, अलग अलग कॉलोनीज के अंडर में था, कंट्रीज के अंडर में था। कोई एक कंट्री था जो रूल करता था वहां पर। तो माओ ने फ्रीडम ली थी, और माओ टोटली मानते थे सोशलिज्म को, कैपिटलिज्म के। तो ये बहुत जबरदस्त अगेंस्ट है। तो इन्होंने अपनी कंट्री के अंदर कहा कि नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम नहीं, हम सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल लेंगे। आज भी वहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी चलती है, लेकिन अब गवर्नमेंट थोड़ी थोड़ी कुछ अपने उन्होंने सेज बनाया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को कर दिया है, मार्केट डिसीजन लेता है, पर्टिकुलर जोन्स बनाए गए वहां पर। गवर्नमेंट वन पार्टी इन दोनों कंट्री के अंदर, इंडिया में और चाइना में जो है वो डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी में हर इंसान के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसमें राइट, कंपनी ओपन करने का राइट भी इंक्लूड है, राइट टू प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर मजबूरी थी कि जब डेमोक्रेसी होगी तो कैपिटलिज्म साथ में आएगा, चॉइस मिलती है डेमोक्रेसी को लोगों को। तो एक ही कंपनी रहेगी तो चॉइस नहीं रहेगी, कई सारी कंपनी ऐसी चॉइस मिलती है, इसलिए इस मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर थोड़ी चॉइसेस देना जरूरी था। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर
सारा प्रोडक्शन गवर्नमेंट ही करेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, जितने डिसीजंस होते हैं सारे गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट ही काम करेगी। तो जब चाइना ये कंट्री और तीनों ने इकोनॉमिक मॉडल चुना और डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी इन्होंने चुनी है कि डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, वो तीनों कंट्री के अंदर कॉमन है कि प्लानिंग को ही इन्होंने डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज माना है। इंडिया में प्लानिंग, पाकिस्तान में भी और चाइना में तो खैर प्लानिंग है ही है पूरा। तो इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट किया? 1951 में इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, 1956 तक चला था। अब कितने टोटल कंप्लीट कर चुका है इंडिया? ना ना ना, इंडिया 12 कंप्लीट कर चुका है। 13th 5 ईयर प्लान अब गिनना पड़ेगा, ये 2000 लास्ट रहा है, 12 से लेके 2017 के बीच में, ये लास्ट 5 ईयर प्लान रहा है। और पाकिस्तान ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट किया? पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान नहीं, 50 नहीं है ये, आप पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है 1956 में। पाकिस्तान 1956 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट करता है और चाइना 1953 में अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट करता है। 1956, 1953, इंडिया का 1951। तो सबसे पहले प्लानिंग इंडिया ने स्टार्ट की थी, उसके बाद आपका चाइना, फिर लास्ट में पाकिस्तान आता है। कितना कंप्लीट कर चुका है? अब देखिए पाकिस्तान अपना 11 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर चुका है। 5 ईयर प्लान जो कि टाइम पीरियड किसके बीच में बनता है इसका? ये 2013 से लेके 2018 के बीच में 11th 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान announced in first 5 year plan 1956 और चाइना 1953। तो पाकिस्तान is working on the 11th 5 year plan 13 से 18 और चाइना working 13th 5 year plan, टाइम पीरियड है 2016 से 2020 के बीच में। तो ये प्लानिंग को डेवलपमेंट का बेस मान लिया कि डेट थोड़ी सी देख लेना एक बार, हो सकता है कि पूछ ले, ये है तो बुक से ही और इतनी जल्दी लर्न नहीं रहेगा। तो इसका थोड़ा सिस्टमैटिक बनाना हिसाब किताब कि कौन सा कैसा सिस्टम है, कौन सा 5 ईयर प्लान भी कंटिन्यू है। तो 11th पाकिस्तान में है और 13th वर्क कर रहा है चाइना में 16 से 20 के बीच में। तो डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? प्लानिंग रहेगी, यानी कि मार्केट को डिसाइड नहीं करना, गवर्नमेंट ही बेसिकली डिसीजन लेगी सारी चीजों का। प्लानिंग को ये अडॉप्ट किया गया। इसके बाद चाइना की, हाँ, तीनों कंट्री के अंदर क्या खास बात है कि तीनों कंट्री के अंदर पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल दिया गया। डेवलपमेंट में जो रहेगा, जो लीड करेगा इकोनॉमी को, वो पब्लिक सेक्टर ही करेगा। ठीक, पर्पस क्या है इसका? ये वेलफेयर है कि पब्लिक सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, पब्लिक सेक्टर लीड करेगा। गवर्नमेंट तीनों कंट्री के अंदर वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाएगी, वेलफेयर प्रोग्राम बनाएगी फॉर पुअर्स का डेवलपमेंट करने की। तो पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल प्ले किया गया। वो जहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी आ गई, जहां पर गवर्नमेंट का रोल आ गया, वहां पब्लिक सेक्टर का रोल अपने आप ही आ जाता है। पब्लिक ही लीडिंग रोल प्ले किया जाएगा, पब्लिक सेक्टर के अंदर में डेवलपमेंट होगा। ठीक, सोशल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट एजुकेशन पे बहुत पैसा खर्च करेगी तीनों कंट्री के अंदर, गवर्नमेंट ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा डेवलपमेंट करेगी, गवर्नमेंट ही रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएगी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होगा वो ज्यादा होगा इन तीनों कंट्री का, प्राइवेट्स को उतना रोल नहीं दिया गया। अब डेवलपमेंट के लिए हम चाइना की स्ट्रेटजी देख लेते हैं। तीनों कंट्री कॉमन हो गया, तीनों कंट्री के अंदर 5 ईयर प्लान है, तीनों कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग को स्ट्रेटजी माना गया। दो कंट्री के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है, चाइना के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल है डेवलपमेंट। चाइना ने अपना डेवलपमेंट कैसे किया? तो 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना और चाइना ने डेवलपमेंट के लिए अपना स्टार्टिंग से फोकस कर, चाइना का जो एरिया है इंडिया से काफी बड़ा चाइना है एरिया वाइज, लेकिन जो इसका एग्रीकल्चर लैंड है जिस पर कि एग्रीकल्चर हो सकती है, वो एरिया इंडिया के टोटल एग्रीकल्चर एरिया का जस्ट 40% से भी कम। तो चाइना को ये लग गया कि एग्रीकल्चर में हमारा फ्यूचर कुछ खास नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छी नहीं है। इंडिया के पास जितनी एग्रीकल्चर लैंड है उसका जस्ट 40% उसके पास। तो उसको लग गया कि समझदारी इसी में है कि एग्रीकल्चर को हम लोगों से बोले कि एग्रीकल्चर छोड़ दीजिए और आप मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओ। तभी हम हर चीज अब चाइना की मंगाते हैं। चाइना को तभी समझ में आ गया था कि एग्रीकल्चर में खास फ्यूचर नहीं होने वाला।
तो हम वापस मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं, इसको फोकस करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करने के लिए चाइना ने GLF एक पॉलिसी अडॉप्ट करी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी 1956 में अडॉप्ट की गई है पॉलिसी, याद होगा आपको, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी 1956 में। पर्पस क्या था इस पॉलिसी का? 1958 में, 58 याद रखना, 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी स्टार्ट की गई। पर्पस क्या है कि बैकयार्ड, हर इंसान को अपने घर के कुछ बैक साइड में कुछ ना कुछ फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है। गवर्नमेंट हालांकि उनसे हाँ एग्रीकल्चर को छोड़, लोगों से कहा गया कि एग्रीकल्चर पे कम से कम फोकस रखो, अपना मेन फोकस आओ मैन्युफैक्चरिंग पर, कि एग्रीकल्चर फ्यूचर नहीं है। ये अच्छी पॉलिसी थी। हाँ, बैकयार्ड फैक्ट्री स्टैब्लिश करो, यानी कि इस पॉलिसी का जो पर्पस है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन द कंट्री, पूरी कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज्ड करना GLF का एक मोटिव था। और अपनी बैकयार्ड में फैक्ट्री लगाओ। सेकंड, गवर्नमेंट ने कहा कंट्री में कम्यून बनेंगे, कम्यून सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर होगा, यानी कि पूरे गांव में जितनी भी लैंड होगी वो सारी कंबाइंड हो, कलेक्टिवली लोग सब गांव के सभी लोग मिलकर उस बड़ी सी लैंड पे काम करने जाएंगे। जितना प्रोडक्शन होगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ये लैंड मेरी है, ये प्लॉट, ये खेत मेरा है, ये खेत आपका है। खेत सोसाइटी का है, खेत कम्यून का है, गांव का है। उस गांव के सभी लोग उसमें जाके काम करेंगे। जितना भी आउटपुट होगा सबके बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगा। देश में इक्वालिटी, कोई ना अमीर होगा, ना कोई जमींदार होगा, ना कोई गरीब। कम्यून बना, हाँ कम्यून बना दिया गया। ये सिस्टम देखो वैसे तो अच्छा देखने में लग रहा है आपको कि भाई बहुत अच्छी बात है यार, गांव में सभी लोग सब काम करने आएंगे, जितना प्रोडक्शन होगा सब में डिवाइड कर देंगे, तो बड़ा अच्छी चीज है। लेकिन ये आइडियलिस्टिक है। जब तक इंसान को अपनी दुकान नहीं मिलेगी, अपना प्लॉट नहीं मिलेगा, अपनी जगह नहीं मिलेगी, तब तक वो मन से काम नहीं करेगा। अब कोई मान लो बहुत टैलेंटेड आदमी, वो सोचता है कि यार काश मेरे पास जमीन होती, मैं ऐसे काम करता, ऐसे काम करता, प्रॉफिट बढ़ाता। लेकिन वहां पे क्या है, पूरी कम्युनिटी की लैंड है, कोई काम करने जा रहा है, कोई नहीं करना, छुट्टी पे ले रहा है, किसी को सर दर्द कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, कोई कम हार्ड वर्क कर रहा है, सबको पैसा बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये सिस्टम प्रैक्टिकली क्या हुआ, इस सिस्टम से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी चाइना, कम्यून सिस्टम से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम रिफॉर्म करते। तो गवर्नमेंट ने 1978 में चाइना में रिफॉर्म्स कर दी। रिफॉर्म्स का ये था कि ये जो कम्यून लैंड है ये सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अब आप ये बोल सकते हैं कि ये देखो मेरा खेत, हाँ आपको डिस्ट्रीब्यूट की गई है सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए। आप ऑनरशिप नहीं है उसके, मालिक नहीं है जमीन, आपको सरकार को उसके बदले में रेंट या टैक्स देने पड़ेंगे। आप हाँ आज भी ऐसा ही है, मालिक वहां कोई सोशलिज्म है ना, सोशलिस्ट कंट्री, वहां जमीन का मालिक सरकार है। हमारे देश में किसान मालिक है, रजिस्ट्री उसके नाम है, चाहे बेचे चाहे जो कुछ भी करे उसमें वो जानता है। सरकार का अपना घर तो हो गया, हाँ घर अपना है, लेकिन वो भी मान लीजिए सरकार का ही है। सरकार ने कहा भाई खाली करो, तो ये नहीं धंधे बैठ जाओगे आप, खाली कर दोगे आप। सोशलिज्म में सब कुछ गवर्नमेंट का ही है। वहां मार्क वो जो था मार्क, वो जो अली बाबा के गायब हो गए ना, तो कैपिटलिज्म का स्कोप नहीं है। तो ये लैंड सबके बीच में डिवाइड कर दी जाएगी। तो भाई आपकी अपनी लैंड हो गई है, अब इस पे काम करो, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। क्योंकि चाइना में इस पॉलिसी से ग्रोथ रेट में कोई इंक्रीज नहीं आया। मतलब वही ना, सब सोसाइटी में एक साथ काम करने जाएंगे तो आप सोचो कि वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा अगले हर साल, तो ऐसा नहीं, बहुत कम चांसेस है। लोग तभी काम करते हैं जब उनको लगता है कि जगह मेरी, दुकान मेरी, दुकान आपकी होगी तो आप सुबह 4 बजे आके बैठ जाओगे, रात में 12 बजे आओगे, थकावट नहीं होगी आपको। और दूसरे की दुकान पे तनख्वाही मिलनी बंदी बताई, तो टाइम से जाएंगे, सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे, छुट्टी ऑफिस का होते ही आप आ जाएंगे, मन से काम भी नहीं करेंगे। तो चाइना में कम्यून लैंड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। गवर्नमेंट से कहा गया कि आप इस पे काम कर सकते हैं, इतना प्रॉफिट होता है वो सर आपका, टैक्सेस हमें गवर्नमेंट को पे कर देना। तो ये सिस्टम से प्रोडक्टिविटी, थोड़ी सी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई चाइना में। एक GLF की पॉलिसी अडॉप्ट की गई, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन सपोर्ट मिला। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन की पॉलिसी लेकर आई। क्या टाइम पीरियड था इसका, 1966 से लेके 1976 के बीच में ये पॉलिसी बनाई गई। ये पॉलिसी क्यों बनाई, क्योंकि
हाँ, क्योंकि ये जो GLF की पॉलिसी थी, इसमें क्या था कि रशिया और चाइना आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। तो रशिया भी सोशलिस्ट कंट्री है, चाइना भी सोशलिस्ट था। तो रशिया ने अपने कई सारे एक्सपर्ट्स को चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए भेजा था इस पॉलिसी के तहत। लेकिन फिर क्या हुआ कि रशिया में और चाइना में बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। तो बॉर्डर डिस्प्यूट होने की वजह से रशिया ने अपने सारे एक्सपर्ट्स को वापस बुला लिया कि भाई आप हटाओ, वापस आ जाओ। वापस चले गए। अब चाइना में एक्सपर्ट कम पड़ गए, तो फिर चाइना को ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन ये पॉलिसी लेके आनी पड़ी। इस पॉलिसी में क्या है कि उन्होंने बोला, क्या बोला, जो अपने एक्सपर्ट हैं चाइना के, वो जाके कंट्री साइड में काम करेंगे, गांव में जाके काम करेंगे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे और उनको प्रमोट करेंगे कैसे काम होता है। अपने एक्सपर्ट को फिर चाइना ने भेजा। तो GLF पॉलिसी इसलिए आई क्योंकि चाइना से और रशिया में आपस में लड़ाई हो गई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक सा गया था। अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्रोफेशन को तैयार किया, ठीक। और ये कम्यून सिस्टम भी फेल हो गया था क्योंकि उस समय चाइना में एक ड्रॉट पड़ा था, सूखा पड़ गया था, जिससे कि काफी कुछ मिलियंस लोग की डेथ हो गई थी, मिलियंस ऑफ पीपल्स मर गए थे। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी भी डिक्लाइन हो गई थी, कम्यून सिस्टम भी, और GLF में भी रशिया के जाने की वजह से नुकसान हुआ। तो ये ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। हाँ, बट उसमें मर गए थे जब सूखा पड़ा, काल पड़ा था उस टाइम पे कंट्री। पैसे देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उस लंबी कहानी उस टाइम की ऐसा हुआ था। सही बात। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया, जिसमें चाइना के एक्सपर्ट ही गांव के साइड में जाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, कंट्री साइड जाएंगे, वहां ट्रेनिंग देंगे। फिर चाइना में रिफॉर्म्स 1978 में हो गए थे, क्योंकि ये सब चीज GLF की पॉलिसी, GPCR की पॉलिसी से चाइना में ग्रोथ रेट में कुछ खास चेंज नहीं आया। हालांकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पब्लिक फैसिलिटीज को काफी जनरेट किया, गांव गांव तक एजुकेशन पहुंची, गांव तक हेल्थ फैसिलिटी लेके गए, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो गया था, लेकिन ग्रोथ रेट में कुछ खास चेंज नहीं आया। फिर चाइना ने कहा कि काम करते हैं, कंपटीशन कराते हैं, क्योंकि अब तक सारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि धीरे धीरे कंट्री को प्राइवेटाइज करते हैं। जब प्राइवेट कंपनी आएंगी, वो गवर्नमेंट कंपनी के साथ में कंपटीशन देंगी। तो जब कंपटीशन आएगी तो एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आता है कंपटीशन से। गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी कंपनी सुस्त रहती है, इनको पता ही नहीं, कंपटीशन ही नहीं है, तो हम कंपटीशन कराते हैं दोनों कंपनी के बीच में, तो जिससे कि इनकी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आएगा। तो एफिशिएंसी अगर इंप्रूव हो गई तो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी से ग्रोथ रेट में इंप्रूव होने के चांसेस है, इसलिए लोग प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो उस समय चाइना ने कहा कि जो भी पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं, जो कि जो अपना प्राइवेट भी अपनी फैक्ट्री खोल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे गवर्नमेंट के थोड़ा अंडर में रह के काम करना पड़ेगा, ठीक। जो विलेज इंटरप्राइजेस है, गांव में छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं, जो टाउनशिप्स हैं, टाउन में छोटी मोटी इंडस्ट्री है, अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स, उन्हें गुड्स बनाने की परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी कि प्राइवेट भी अब देश में गुड्स बनाएंगे। रिफॉर्म्स में ये हो गया। पर्पस, जो सरकारी कंपनी है उन्हें थोड़ी कंपटीशन मिले, और वो कंपटीशन के चलते अपने आप को रिफॉर्म कर पाए, अपनी एफिशिएंसी में इंप्रूव कर पाए। जैसे इंडिया में हुआ, 1991 से पहले सरकारी कंपनी थी, सारी लॉस में थी, बाद में प्राइवेट कंपनी भी आ गई, तो फिर इन्हें कंपटीशन मिलना शुरू हुआ। तो कंपटीशन की वजह से आपस में इंसान इंप्रूवमेंट करता है अपना। अब एंट्रेंस देने जा रहे हो, 10 बच्चे ही 10 सीट हो और 10 बच्चे हो, क्या वो पढ़ेंगे? उन्हें पता है कि अगर 2 नंबर भी आ गए तो हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, कि 10 बच्चे तो उनको लेने लेने हैं। पढ़ेंगे नहीं, उनकी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। अब सीट 10 हो और बच्चे 100 आ रहे हैं, उन्हें पता है कि 90 फेल होंगे ही होंगे, तो वो 100 जो है थोड़ी मेहनत करेंगे, अपनी स्किल, अपनी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट लेके आए। तो कंपटीशन से इंप्रूवमेंट आता है, प्रोटेक्शन से, रिजर्वेशन से इंप्रूवमेंट नहीं आया। ये चीज है, वही कंपनी के अंदर किया गया। हाँ, चाइना ने इसमें ये किया, जो रिफॉर्म्स के अंदर क्या पॉइंट आया, रिफॉर्म्स के अंदर एक तो कम्यून सिस्टम खत्म करके लैंड सबकी भी डिवाइड कर दी गई, और प्राइवेट कंपनी को प्रोडक्शन करने की परमिशन दे दी गई। इसके अलावा चाइना ने डुअल प्राइस की पॉलिसी अडॉप्ट की। ये क्या होता है डुअल प्राइसिंग? देश में प्राइस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करती थी रिफॉर्म से पहले, 1978 से पहले। अब गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा नहीं कि प्राइस हम भी डिसाइड करेंगे, प्राइस मार्केट भी डिसाइड करेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा है कि मान लीजिए आप प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन में आधा इनपुट
आधा आउटपुट आपको उस रेट बेचना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, और आधा आउटपुट आपको उस रेट बेचना पड़ेगा जो रेट मार्केट डिसाइड करता है। मान लीजिए आप 20 बर्गर बनाते हैं, तो 20 बर्गर में से 10 बर्गर आप बेचेंगे उस रेट पर जो सरकार ने डिसाइड किया है, और 10 बर्गर आप बेचेंगे उस रेट पर जो मार्केट ने डिसाइड किया है। बस सिंपल सी बात है। 10 बर्गर का रेट वो रहेगा जो सरकार डिसाइड करती है, 10 बर्गर रेट वो रहेगा जो मार्केट डिसाइड करता है। डुअल प्राइसिंग मतलब दोनों मिलकर प्राइस डिसाइड करेंगे, मार्केट भी सरकार। और जो इनपुट आप परचेज करते हैं इसको बनाने के लिए, वो इनपुट भी आधा इनपुट आप गवर्नमेंट के रेट से परचेज करेंगे और आधा इनपुट आप मार्केट रेट पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो इनपुट और आउटपुट दोनों पर ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड है। उसके दो रेट होंगे, एक रेट सरकार डिसाइड करेगी और एक रेट मार्केट डिसाइड करेगा। दो प्राइसेस डुअल प्राइसिंग बोलते हैं। आधा रेट सरकार के रेट बेच, मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, सरकार ने बोला सतनाम जी 50 बच्चों की फीस हम डिसाइड कर लेंगे, 50 बच्चों की फीस आपको जैसा अच्छा लगे डिमांड सप्लाई के हिसाब से आप डिसाइड कर। तो 50 जब एडमिशन सरकार के रेट पे हो गए, उसके बाद 50 हमने फिर मार्केट के रेट से कर दिया। मैं कहा सर इनपुट यानी इनपुट पे भी कॉन्सेप्ट लागू है, आधा इनपुट आप हमारे मार्केट रेट से डिसाइड करना, आधा रेट इनपुट के लिए आप मार्केट रेट पे ले। तो ये डुअल प्राइसिंग थी। और चाइना ने इसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज बनाए। सेज एक एरिया होता है, एरिया है। इस एरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जो सेज का एरिया है, गुड़गांव सेज है, फरीदाबाद सेज है, सूरत है, हैदराबाद है, विशाखापट्टनम है, गवर्नमेंट एक एरिया बना देती है। इस एरिया में गवर्नमेंट के जो लेबर लॉज होते हैं वो लागू नहीं होते। यानी कि इस एरिया में अगर फैक्ट्री लगाओगे तो गवर्नमेंट आपसे कुछ कंसेशन दे देगी, आपको सब्सिडीज दे देगी, 5 साल या 10 साल तक आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। बाहर से इन्वेस्टमेंट को बुलाने के लिए एक छोटे एरिया में हम उन्हें सारी फैसिलिटी दे देते हैं। जैसे घर होता है, घर में 6 कमरे हैं, घर थोड़ा जैसा भी है बेकार है, पूरा घर हम डेकोरेट नहीं कर सकते, लेकिन जहां मेहमान आके बैठते हैं वो ड्राइंग रूम जो होता है उसको हम अच्छा बना सकते हैं। पूरा घर चलो मान लो कि बहुत फर्निश करना बहुत पैसे लगेंगे हमारे, लेकिन एक कमरा तो कर सकते हैं जहां मेहमान आते हैं। पूरा घर से छोड़ दो आप, तो पूरा कंट्री का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो एक जगह का डेवलपमेंट करते, छोटी जगह का, तो उस जगह का डेवलपमेंट कर दीजिए, वहां वर्ल्ड क्लास की सारी फैसिलिटी दे दीजिए, तो वो सेज बन जाता है, ताकि इन्वेस्टर उस एरिया में आके फैक्ट्री लगाए आकर अपने देश में। ये कॉन्सेप्ट इंडिया ने भी लिया हुआ है, वर्ल्ड में सभी कंट्री के अंदर सेज चलता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों बनाए जाते हैं कि बाहर से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कि अब चाइना समझ गया था कि बाहर से कैपिटल को मंगाना ही पड़ेगा। जो माओ की पॉलिसी थी कि बाहर से देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, यूएस के साथ हम कुछ रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो रिफॉर्म्स के बाद खत्म कर दिया। अब महसूस करने लगे कि बाहर से कैपिटल चाहिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी चाइना की ग्रोथ रेट पॉसिबल हो पाएगी। तो अब 1978 के बाद चाइना ने अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपने को प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, चाइना 98 के बाद 78 के बाद अपने आप को प्राइवेटाइज की तरफ ले गया, लेकिन हालांकि कंट्रोल अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में ही है वहां पर। लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट के अकॉर्डिंग काम वहां पे होता है, मार्केट लेके आना ही पड़ेगा अगर एफिशिएंसी इंप्रूव करनी। प्रोटेक्शन से नहीं हो सकता, सरकार की सारी कंपनी लॉस में चली जाए। तो ये रिफॉर्म्स, लैंड को पार्ट में डिवाइड करके फार्मर को दे दिया गया कि भैया आप प्रोडक्शन करें, आपकी अपनी लैंड है, बेच नहीं सकते, बस आप प्रोडक्शन करके जितना प्रॉफिट आता है सब रख लो। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को प्रमोट किया गया। तीसरा है प्राइजेस, 2 प्राइज लेकर आए। और चौथा एक पॉइंट हो गया कि सेल्स इकोनॉमिक जोन्स लेकर आए। तो हाँ, चाइना ने जो भी रिफॉर्म्स किए हैं वो धीरे धीरे किए हैं, स्टेज वाइज किए हैं, मतलब सेक्टर वाइज। पहले एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स किया, एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग में रिफॉर्म्स किया, फिर ट्रेड में रिफॉर्म्स किया, तो धीरे धीरे रिफॉर्म्स किए, एक साथ अपनी इकोनॉमी को चेंज नहीं किया। रशिया ने क्या किया था, अपनी इकोनॉमी को 1991 में एक दिन में एक रात में चेंज कर दिया। पहले वो था सोशलिस्ट, फिर बन गया कैपिटलिस्ट। तो एकदम से एक अपनी इकोनॉमी को चेंज करने को बोलते हैं शॉक थेरेपी, शॉक लगा देना। तो शॉक थेरेपी से रशिया को बहुत नुकसान हुआ था। तो चाइना ने सबक लेते हुए चाइना कहा कि एक साथ रिफॉर्म नहीं करेंगे, रिफॉर्म धीरे धीरे करेंगे हर सेक्टर। ये समझदारी वाली बात कि रिफॉर्म्स को एक साथ ना करके धीरे धीरे किया जाए।
ठीक, ये काम ऐसे हो गया, रिफॉर्म्स चाइना में आ गए। अब दोनों कंट्री में रिफॉर्म्स आए। चाइना का डेवलपमेंट, पाकिस्तान की देख लेते हैं कैसे डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी आई। मतलब चाइना में पहले कैप सोशलिस्ट है, सरकार के अंडर में चीजें हैं, फिर धीरे धीरे उसको रिफॉर्म्स के बाद कैपिटलिस्ट किया गया। रीजन था कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ नहीं पा रही थी। ठीक, पाकिस्तान में क्या किया गया, वही 1947 में फ्रीडम, और सेम जो इंडिया की स्ट्रेटजी है वो सेम टू सेम पाकिस्तान ने कॉपी की। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया की भी, मिक्स्ड इकोनॉमी पाकिस्तान की भी। इंडिया में भी पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस होता है, पाकिस्तान में भी पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है, दोनों के सेम है। इंडिया ने भी फ्रीडम के बाद बाहर से आने वाली चीजों के ऊपर टैरिफ लगाया गया, टैरिफ की पॉलिसी अडॉप्ट की, कोटा सिस्टम अडॉप्ट किया, जिससे बाहर से आने वाली चीजें इंडिया में एक्सपेंसिव हो जाए और इंडियन जो गुड्स होती है उनको प्रमोट कर पाए। तो बाहर से आने वाली चीजों को टैरिफ लगा दोगे, गुड एक्सपेंसिव हो जाएंगी, लोग फिर इंडियन गुड्स लेंगे, तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है उनका डेवलपमेंट होगा, कंट्री का इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो बाहर से आने वाली चीजों को रोक दो तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोग इंडिया से ही चीजें परचेज करेंगे, तो इंडिया का इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा। सेम बस यही पाकिस्तान ने फॉलो किया, बाहर से आने वाली गुड्स को, अपनी जो पाकिस्तान गुड्स है उन्हें टैरिफ प्रोटेक्शन दिया कि बाहर से गुड्स ना आए, जो इंडिया की पॉलिसी है वही पाकिस्तान। अल्टीमेटली पाकिस्तान का डेवलपमेंट। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन होता है और ये सेम रेवोल्यूशन पाकिस्तान में भी होगा ही होगा। पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और वहां पे पॉवर्टी बहुत तेजी के साथ कम होती है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। HYV सीड्स यूज करने के बाद पाकिस्तान में पॉवर्टी तेजी से कम हुई है। तो पाकिस्तान ने भी इसके बाद इंडिया में, चाइना में रिफॉर्म हुए 1978 में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ वहां पर। इंडिया में रिफॉर्म्स हुए 1991 में, इंडिया में प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ, और पाकिस्तान में भी रिफॉर्म हुए 1988 में, वहां पर भी, मतलब इंडिया से पहले रिफॉर्म्स हो गए थे पाकिस्तान, 3 साल पहले रिफॉर्म्स हमने किए। तो 1988 में रिफॉर्म्स हो गए थे और पर्पस था कि कंट्री में प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना। तो 1988 में पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर दिया गया, यानी कि वहां प्राइवेट कंपनीज आएंगी, बाहर से आने वाले कैपिटल पर रोक टोक नहीं। वो जो रिफॉर्म्स इंडिया में हुए सेम पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक चीज इंडिया से और अच्छी है कि उसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो बेस है, वो बाहर जो उसके जो सिटीजन बाहर गए हुए, जैसे सऊदी अरेबिया में गए, ईरान में गए, वो इमिग्रेंट्स अपने कंट्री में बहुत पैसा भेजते हैं। वो पैसा जो बाहर से आ रहा है वो उसकी इकोनॉमी का बेस है। प्लस उसको बड़ी हेल्प मिलती है वेस्टर्न कंट्री से, लाइक पाकिस्तान वगैरह, अमेरिका वगैरह से। तो बाहर से आने वाली फाइनेंशियल हेल्प और जो इमिग्रेंट्स का पैसा है वो पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस दे देता है, उसकी डेवलपमेंट का एक बेस है। तभी लोन आते हैं बाहर से, फाइनेंशियल हेल्प आती है काफी हद तक, और इमिग्रेंट्स का पैसा आता है, और फॉरेन इंटरनेशनल से लोन्स उसके पास आता है। दे रखा है, वो तो इसलिए दे रखा है पाकिस्तान अपना इंडिया के अगेंस्ट है तो सपोर्ट कर रहा है उसको। टेक ओवर कर लेगा उसको, फिर अपने अकॉर्डिंग अपनी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से, तो वैसे करता है। ये काम से श्रीलंका में किया। हाँ, प्रेसिडेंट के घर में लोग घुस गए ना, स्विमिंग पूल में जाके डांस कर रहे हैं, नहा रहे हैं, टाइम में बैठ रहे हैं। अक्सर ऐसे क्या होगा, ऐसी कंट्री का ना पीएम है ना प्रेसिडेंट है, लोग फिर अब ऐसे, अगर कंट्री में कुछ भी ना हो तो फिर यूएनओ टेक ओवर करता है उसको। हाँ, यूएनओ में फिर उसके अंडर में वहां पे एक सरकार बनाई जाती है, तो वो फिर दोबारा से इलेक्शन करते हैं, फिर इलेक्शन लोग चुनते हैं, तो वो फिर जो यूएनओ होता है वहां से वापस चला जाता है। अगर कंट्रोल नहीं बना तो फिर यूएनओ या फिर पीस आर्मी उनकी आएगी। अब तो जनता के पास कंट्रोल है। देश का हेड दोनों भाग गए, जो पीएम प्रेसिडेंट है, पुलिस का करनी, पुलिस बहुत परेशान है, उससे भी तो पता नहीं। पुलिस भी तो आम आदमी ही है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। बस यूएन टेक ओवर ही करेगा, फिर जब कोई नहीं बचा देश को, लोग पागल हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कुछ भी करो आप, अलाउड है, पानी वानी सब अलाउड है। मतलब कंट्री में कोई रोक टोक नहीं किसी सामने, कुछ भी दंगे करने पे, चोरी करने पे कुछ सजा वजा नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं होगा। ये चीज है, कंट्री कितना डेवलपमेंट करके यहाँ पहुंचता है, फिर एक दिन में ही सब कुछ। कोविड के बाद है, इकोनॉमी डैमेज होगी ना उसकी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गई वहां पे,
डेट बहुत बढ़ गया उसके ऊपर, करेंसी प्रिंट करने शुरू कर दी उसने, लंबी कहानी उसके रीजन से, इन्फ्लेशन आसमान छू गई, कीमतें सड़क पे लोग आ गए, कंट्रोल से हुआ नहीं, सब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, ऊपर रिवोल्ट कर ही रहे थे, मूवमेंट हो ही रहा था, कल बढ़ गया बहुत ज्यादा। ऐसे होता है, हिस्ट्री इस बात की प्रूफ है भाई, चाहे वो रशिया का नीरो क्यों ना रहा हो, जो जॉर्ज किंग था उसके भी लोग घर में पहुंच गए जब तो किंग था उस टाइम। पब्लिक तब तक शांत है जब तक कंट्रोल चीजें हैं। तो ये डेवलपमेंट की पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है। अब तीनों कंट्री में अगर हम जीडीपी में कंपेयर करें तो किसकी जीडीपी लगता है ज्यादा रही होगी? 1980 से 1990 के बीच में चाइना की ग्रोथ रेट लगभग 10% के राउंड थी, इंडिया की अप्रोक्सीमेटली 7.5%, चाइना की 6% के राउंड, और 2010% के अराउंड ग्रोथ रेट थी चाइना की। डबल डिजिट ग्रोथ रेट लेने वाला ये उस टाइम पर वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसकी ग्रोथ रेट डबल डिजिट पहुंची, 10%। इंडिया की आज तक कभी नहीं पहुंची, 10% ग्रोथ रेट ली है इसमें, मतलब जीडीपी आपकी 10% पर एनम के रेट से बढ़ रही है। जितनी इनकम इस बार 100 रुपए है तो अगली बार इनकम 110 हो जाएगी, ये रफ्तार है। और इंडिया की मॉडरेट है, कोई बहुत कम भी नहीं थी बहुत ज्यादा भी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की ग्रोथ रेट कम थी। और 2015 में इसकी जो ग्रोथ रेट हो गई वो थोड़ी कम हो गई, 4% के अराउंड हो गई थी। इसका रीजन है वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कभी कोई आर्मी का चीफ बन जाता है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से पाकिस्तानी ग्रोथ रेट थोड़ी कम हो जाती है 2015-16 6-7 के बीच में। अब तो कोविड के बाद की सिचुएशन है, तो ये ग्रोथ रेट के बीच में है, तीनों कंट्री के बीच में पाकिस्तान ग्रोथ रेट सबसे लो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। और पाकिस्तान में दूसरा रीजन है रिफॉर्म इनिशिएट करना, रिफॉर्म्स के बाद वहां की जीडीपी थोड़ी कम हुई है, रिफॉर्म वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए पाकिस्तान में। इंडिया में रिफॉर्म्स के बाद जीडीपी बढ़ी है और पाकिस्तान में रिफॉर्म्स के बाद जीडीपी कम हुई है। अब तीनों कंट्री का डेमोग्राफी देख लेते हैं, डेमोग्राफिक कंडीशंस, डेमोग्राफिक इंडिकेटर क्या है तीनों कंट्री में। अच्छा, किस कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे हाईएस्ट है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकलती है, मान लीजिए 2001 में आपकी पॉपुलेशन है 100 लोग रहते हैं कंट्री, और 2010 में कंट्री में 110 लोग हो गए। ये 2010 की पॉपुलेशन है, ये 2001 की पॉपुलेशन, कितना डिफरेंस आया 10 साल में? 10 लोगों का, 10 और डिवाइड बाय 10 कर दीजिए आप, ठीक, कितना चेंज? 10 साल में कितना चेंज आया? 10 लोग बढ़ गए, तो एक साल में कितने बढ़े? एक, तो ये एनुअल ग्रोथ रेट आ गई आपकी, ठीक। यानी कि ऐसे निकाल सकते हैं कितना चेंज आया 10 सालों में, 10 अपॉन इनिशियल 100 है, इनटू 100 कर देंगे, तो 10% पॉपुलेशन 10 साल में बढ़ गई है, तो एक साल में कितनी बढ़ गई? 1%। तो एक ऐसे पर 10 साल की निकालकर 10 से डिवाइड के पर एनम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से देखें तो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, 0.5% पर एनम बढ़ जाती है, और पाकिस्तान की सबसे हाई से 2.1% पर एनम, और इंडिया की भी डेंजर जोन में है 1.2% पर एनम। 1% से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है तो डेंजर जोन में है, 1% से कम ठीक रहती है। और सबसे हाईएस्ट है पाकिस्तान की 2.1% पर एनम, ये 1% निकाला था हमने यहाँ पर, ये 2.1% पर एनम। अब सर टू चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे तो सर उससे 1.1% के अंदर आ जाएगी 1% के अराउंड, हाँ फिर हो जाएगी फिर तो। वन चाइल्ड पॉलिसी, चाइना में ये ग्रोथ रेट, चाइना में इतनी कम ग्रोथ रेट पॉलिसी होने का मतलब क्या है कि वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी थी, हाँ, डिक्लाइन कर गया था। मान लीजिए कि वन चाइल्ड पॉलिसी है, और वहां के इसका रीजन है वन चाइल्ड पॉलिसी का, क्योंकि दोनों हर कंट्री के अंदर मेल प्रेफरेंसेस है। तो वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या हुआ कि सेक्स रेशियो, जो चाइल्ड जेंडर रेशियो होता है, वो डिक्लाइन कर गया था चाइना में। उसका रीजन था, मान लीजिए कि अब किसी के बच्चे होने वाला है तो उनको डर है कि कहीं बेटी ना हो जाए, तो चाइना के लोग क्या करेंगे, किसी गांव में चले जाएंगे डिलीवरी के टाइम पर, और वहां पे डिलीवरी हो जाएगी,
तो बेटी हुई, छोड़ के चले आए और घर आ गए, जी कुछ हुआ ही नहीं था, हम तो घूमने गए थे छुट्टियों पे, ये सब। फिर दोबारा प्रेगनेंसी आई, दोबारा चले किसी गांव के अंदर, मतलब जो लॉ के अगेंस्ट तो चीजें बन जाती हैं अपने आप। और वहां पे फिर देखा बेटी हो गई, अच्छा छोड़ के फिर चले आए वापस, जी बेटी तो हुई नहीं, हमारा बच्चे कोई नहीं हुआ अभी तक। तीसरी बार फिर गए, देखा बेटा हो गया, ले आए, जी हम घूमने गए थे तो हम वही रह गए, अच्छी क्लाइमेट थी, देखिए बेटा हो गया। बेटियां छोड़ के चले आते थे वहां पर, वो बेटियां बढ़ती चली गई, बेटी बड़ी भी हो जाएगी। बड़ी होने के बाद अब जिन्होंने जिनके बच्चियां थी, उनकी बेटियां तो थी नहीं उनकी अपनी, वो तो उन्होंने ऐसे अडॉप्ट किया था, बिजनेस उनका इन्वेस्टमेंट था, उन्होंने उनको बेचना स्टार्ट कर दिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक। अब चाइनीज गवर्नमेंट को मालूम पड़ा है तो गड़बड़ हो गया है, तो हमने तो क्या पॉलिसी सोची थी, लोग तो बड़े दिमाग पर निकले। तो उस तरह फिर उनको दिक्कत हुई चाइनीज गवर्नमेंट को, हाँ ये तो गलत हो रहा है। फिर उन्हें अलाउड कर दिया कि यार उस काम से अच्छा है कि बच्चे दो बच्चे कम से कम अलाउड कर दिए जाए। तो अब वहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं है। निगेटिव इम्प्लीकेशन आ गए थे इसकी बड़े सारे, क्योंकि लोग तो रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो तीनों कंट्री के अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे लोअर जो है वो इंडिया में, इसके बाद आता है चाइना का नंबर, फिर आता है पाकिस्तान। यानी कि इंडिया में 929 गर्ल्स हैं 1000 मेल पे, फीमेल है। और पाकिस्तान में, चाइना में 941 है 1000 पे, और पाकिस्तान में 947 गर्ल्स हैं, फीमेल है 1000 मेल। तो सबसे जो बुरी कंडीशन है चाइल्ड सेक्स रेशियो वो इंडिया की है। पाकिस्तान सबसे बेटर पोजीशन में दिख रहा है इस टाइम। अगर जेंडर में देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उसकी ज्यादा थी, इसलिए हो सकता है गर्ल्स भी ज्यादा रही। पाकिस्तान, चाइना में चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है, ये ग्रोथ रेट सबसे कम है, तो हो सकता है कि वहां पर फिर गर्ल्स भी थोड़ी कम। इंडिया में तो खैर यहाँ तो कोई कंट्रोल है नहीं। सर्वे 2011 का है, 11 के बाद तो कोई सर्वे हुआ नहीं अभी तक। ये फिलहाल ये जो डेटा है ये 2017 का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, 17-18 का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, इंडियन गवर्नमेंट का नहीं, ये वर्ल्ड बैंक का है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू कर रखा है गवर्नमेंट ने, लगातार इसको प्रमोट कर रही है स्कूल्स में, ये सब चीजों पे, और इन सब से इम्पैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाएगी तो वो 8-10 साल के बाद धीरे धीरे उसमें उससे उसका वो इम्प्लीकेशन दिखना शुरू होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से फर्क पड़ा है। तो ये तीनों कंट्री में जेंडर, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में सबसे हाईएस्ट पे पाकिस्तान है, और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें सबसे बुरी कंडीशन है, स्क्यूड जो है वो इंडिया का है। फिर नंबर 2 पे चाइना का आता है, और रीजन मेल प्रेफरेंसेस है। तीनों कंट्री के अंदर देखिए गर्ल्स कम है, ये कॉमन है, और तीनों कंट्री के अंदर बॉयज को यानी कि मेल प्रेफरेंसेस कंट्री है, बेटी की प्रेफरेंस ये तीनों कंट्री के अंदर नहीं, मतलब एक बुराई तीनों के अंदर सेम है। कैसी अजीब सी बात है, मतलब चाइना तो अलग हो सकता है, वो भी एक जैसा ही है, लेकिन सिचुएशन बदलेगी। एक टाइम आएगा कि जब ये बेटियां ज्यादा होंगी और बेटे कम होंगे, वो भी टाइम एक वक्त बदलेगा। हिस्ट्री भी अलग तरीके से चल रही है। कोई होगा कि नहीं होगा, लगता नहीं है, मुश्किल है। मेल प्रेफरेंसेस सोसाइटी में बेटे की प्रेफरेंसेस है, अभी तक तो फिलहाल है। हमारी जनरेशन की भी नेक्स्ट जनरेशन तब शायद हो सकता है कि तब दोनों में सिमिलरिटी देख लें, इक्वालिटी देख लें, डेवलपमेंट तो हुआ, इम्पैक्ट पड़ा है, इतना कोई खास नहीं। अब डॉरी सिस्टम, दहेज भी कम हो रहा है, वो कोई अब ज्यादा लेता नहीं है, तो फिर बेटियों से यही तो दिक्कत ही, मैरिज करनी पड़ेगी, पैसे खर्च होंगे, मेन वही था, पैसे खर्च होंगे, 20 लाख 50 लाख 25 लाख वो लेगा, हम बैग ले खड़े होंगे, वो टॉर्चर करेगा हमें पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो ऐसा कुछ है, लड़कियां पढ़ लिख गई तो डॉक्टर इंजीनियर बन गई, तो फिर पैसे की 10 लाख 12 लाख की सैलरी है, तो उससे अब क्या ही 10-12 लाख रुपए लोगे आप, है ना। तो अब ये थोड़ा सा इम्पैक्ट, एजुकेशन जैसे बढ़ती जाएगी वुमेन गर्ल्स के अंदर, वैसे वैसे डॉरी सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, कि फिर वो अपने आप में एसेट बन जाएगी। तो पैसा क्यों लेंगे उसके पापा से, बोलो, जब खुद ही 5-6 लाख कमा रही है हर महीने, आपकी हम पर मंथ 2 लाख 1.5 लाख रुपए आ रही है, साल के 24 लाख रुपए आ गया। ऐसे करते करते पूरी लाइफ में उसके 5-10 करोड़ की एसेट दे दी, 10 करोड़ 20 करोड़ दे रहा है, तो उसमें तो 5 लाख लेने का मतलब नहीं। तो बुराई जो है वो एजुकेशन ही खत्म करती है सोसाइटी को, इस तरीके से खत्म होती है। अब दोनों को इक्वल राइट्स भी इक्वल हो गए हैं। पहले फैक्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन था कि फीमेल है जॉब नहीं मिलेगी, प्रायोरिटी में है। ये तो गलत चीज है। सेम काम की सैलरी सेम तो होनी चाहिए, काम तो दोनों सेम ही करते हैं। हाँ ये भी है। और डेंसिटी के मामले में अगर देखें
तीनों कंट्री के अंदर कौन कंट्री डेंस है, तो सबसे हाईली डेंस कंट्री जो है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया की एरिया कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो चाइना के बराबर है, लेकिन चाइना लैंड बिल्कुल बिल्कुल, चाइना की इंडिया की पॉपुलेशन चाइना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एरिया चाइना का एरिया ज्यादा है, इसलिए डेंसिटी थोड़ी कम हो गई। तो डेंसिटी के मामले में सबसे हाईली डेंस जो है वो इंडिया है, और सबसे कम डेंस जो है डेंसिटी के मामले में इंडिया में 441 लोग रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली डेटा नहीं रखता, पर वन स्क्वायर किलोमीटर में, और ये रहते हैं 146 चाइना में। चाइना में सबसे कम डेंसिटी है और इंडिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी है। पाकिस्तान दोनों के बीच में ही आता है, 1 किलोमीटर में 40 लोग रहते हैं स्क्वायर किलोमीटर, हाँ बस 150 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो ये इस तरह से इनके बीच में डेंसिटी हो गई। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एनुअल देख ली, पाकिस्तान सबसे हाईएस्ट है, डेंसिटी सबसे हाईएस्ट डेंस इंडिया है, चाइना कम डेंस है। चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे बुरी कंडीशन इंडिया की है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में सबसे हाईएस्ट पाकिस्तान है। और बस ये इतने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं। और इंडिया में पाकिस्तान दो चीजों में इंडिया से बहुत आगे है। एक तो वहां पे पॉवर्टी, नंबर ऑफ पुअर्स कम है इंडिया से एज ए परसेंटेज। नहीं, इंटरनेशनल ये डेटा इंटरनेशनल लाइन के हिसाब से मेजर किया, ये पाकिस्तान का डेटा हम नहीं ले रहे हैं। पॉपुलेशन कम है उनकी उस रेशियो में, मतलब टोटलिटी में नंबर ऑफ पुअर्स तो इंडिया में ज्यादा है। ये इंटरनेशनल डेटा है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनकम $1.125 के अराउंड होनी चाहिए आपकी, तो आप गरीब माने जाएंगे। तो ये इंटरनेशनल डेटा है, इंटरनेशनल वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये पाकिस्तान का नहीं लिया ना, इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है, ये तीनों कंट्री का वर्ल्ड बैंक का डेटा है। कोई गवर्नमेंट खुद वैसे भी सेट नहीं करती। हाँ, ये नहीं कि हम इंडिया का पढ़ाएंगे, इंडिया डेटा ले लेंगे। यहाँ पे जो डेटा ये 929 चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किया गया। तीनों कंट्री का वर्ल्ड बैंक पे रिपोर्ट निकालता है ना हर कंट्री, वहां से लिया गया डेटा, सरकार का नहीं है। तो पुअर में नंबर ऑफ पुअर्स पाकिस्तान में कम है, सबसे हाईएस्ट कम है, और इंडिया में पुअर्स दोनों कंट्री में सबसे हाईएस्ट है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नंबर 1 पे चाइना है, लेकिन पाकिस्तान भी इंडिया से आगे है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अपने सिटीजन को देने के लिए। इंडिया उसमें भी बैक पीछे है, दोनों कंट्री से। सैनिटेशन के मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, चाइना टॉप पे है, ये तीनों ही कंट्री में पीछे है। पुअर भी इंडिया में सबसे हाईएस्ट है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के मामले में सबसे कम है, और सैनिटेशन के मामले में भी इंडिया सबसे पीछे है। 3 चीजों में इंडिया दोनों कंट्री से पीछे है। और तीनों कंट्री में पाकिस्तान में इंडियन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मदर मोर्टेलिटी रेट जो है, तो मोर्टेलिटी रेट्स है उसमें डेटा तो एक्चुअली याद रखना मुश्किल है आपके लिए। मोर्टेलिटी रेट में भी पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही कंडीशन बहुत बुरी है। कितनी मोर्टेलिटी रेट्स हैं इनके, डेटा देखें इनका। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है इंडिया में 174 है, चाइना में 77 है, और पाकिस्तान में 64 है मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख लाइव बर्थ के ऊपर। अगर 1 लाख बर्थ होता है इंडिया में तो इतनी मदर की डेथ हो जाएगी 170, जबकि चाइना के अंदर अगर 1 लाख बच्चों का बर्थ होता है तो 77 वुमेन की डेथ होगी, और पाकिस्तान में अगर डेथ होती है तो 64 की डेथ होगी अगर 1 लाख लाइव बर्थ होता है। पाकिस्तान में 64 गिवन नहीं, पाकिस्तान में 178 है, 178 लगभग पाकिस्तान में सबसे बुरी कंडीशन है। मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा बेटर है चाइना सारे डेवलपमेंट में आगे ही है। 17 रीजन वहां का सोशलिस्ट डेवलपमेंट, माओ की जो पॉलिसी थी, घर घर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज, फ्री फूड ग्रेन का जो वेलफेयर स्कीम्स थी, उनसे बेटर पोजीशन है। सोशल और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे माओ ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया था। वहां पे कोई करप्शन नहीं, इंडिया के डॉक्टर नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल ही नहीं। गवर्नमेंट का सीधे वहां एक ही पार्टी है, वो तो सुनते ही है नहीं कुछ, करप्शन मिला सीधे ही। वहां कोई पैसा देके छोड़ने चक्कर नहीं है, वहां एक ही पार्टी है, वही रहेगी हमेशा के लिए, तो करप्शन क्यों करे। हमारे कभी शिंदे है, कभी उद्धव है, कभी कोई है, पैसे देके विधायक वहां चले गए, विधायक वहां चले गए, उसे खरीद लिया, उसको बेच दिया।
सरकार बेची जा रही, खरीदी जा रही, विधायक खरीद लिए सब 40-50 करोड़ पैसे दे देके। लोग कह रहे हैं वो छोड़ के ले आए, खरीद लिए भाई उन्होंने। हाँ, कब किया? आज किया? परसों ही तो बना है अभी। हाँ, उद्धव ने, हाँ वो किया। हाँ, वो तो कल ही बना है। सही, अगर डेटा क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन जो उसमें होगा पेपर डेटा गिवन होता है कभी कभी, वैसे एक आइडिया रखना है इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट की मैटर पे। तो पाकिस्तान जो है वो बदर मोर्टेलिटी रेट सबसे और इस बार क्वेश्चन आया था लिबर्टी इंडिकेटर पर, लिबर्टी इंडिकेटर्स में क्या इंक्लूड करते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स वगैरह। लिबर्टी इंडिकेटर मतलब जो हमारे राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि नहीं। राइट है आपके पास, जैसे राइट टू फ्रीडम है, या मान लीजिए कि आपको राइट टू वोट है, या राइट टू इक्वालिटी है, या पुलिस आपको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती। अरेस्ट करती है 24 आवर के अंदर अंदर से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आपको लेके जाना होगा। तो ये जो हमें फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, इसका कोई छीन सकता है? इसको नहीं छीन सकता, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई फंडामेंटल राइट हमारे नहीं ले सकता। तो ये एक हमारा लिबर्टी इंडिकेटर है। लिबर्टी इंडिकेटर, ये सब चीज चाइना में नहीं है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन आर्मी का रूल रहता है वहां पर, वहां भी प्रोटेक्शन नहीं है। दूसरा है रूल ऑफ लॉ, और दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। पावर डिवीजन देखा होगा आपने कि सरकार के 3 पार्ट होते हैं, एक है लॉ बनाने वाला लेजिस्लेटिव, एक है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला एग्जीक्यूटिव, और एक है उसको प्रोटेक्ट करने वाला जुडिशरी। जैसे आप हेलमेट पहन के चलेंगे, ये लॉ बनाया लेजिस्लेटिव ने, पार्लियामेंट ने, इसको इम्प्लीमेंट कराएगा एग्जीक्यूटिव, यानी कि पुलिस वाले, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया, एग्जीक्यूट कराने वाले। पुलिस अगर हेलमेट नहीं पहन के नहीं चलोगे तो पकड़ लेंगे आपको, बस वो पकड़ सकते हैं, आप कोर्ट में लेके हो जाएंगे आपको, और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आप पे जुर्माना करेगा। तीनों अलग अलग, अगर ये मिल जाए तीनों आपस में गुट बना ले, तब प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपकी जुडिशरी हमेशा सरकार से इंडिपेंडेंट होके काम करे। ये नहीं कि राम मंदिर बनना है कि मस्जिद बनना है, अब सरकार ने जुडिशरी बोल दिया सुनो मंदिर बना है, ठीक है ओके, वो फिर डिसीजन दे रहा है जस्टिस की मंदिर बनेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। वो आज बड़ा डर लगता है कुछ बोलते हुए कि भाई कहाँ से क्या भावनाएं भड़क उठे, कुछ पता नहीं है। अरे अभी एक स्कूल में एक टीचर का डीयू में प्रोफेसर थे, अब डीयू में प्रेशर ज्यादा था उनका, यहाँ पे अब गवर्नमेंट बन गई वो उसकी अपना भारतीय जनता पार्टी की, और वो बंदे सोशलिज्म के हैं, जेएनयू से पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे लेक्चर थे डीयू में सेंट स्टीफन में, तो वो सोशलिस्ट है, समाजवादी आदमी है। नहीं, वो सोशलिज्म के बंदे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी आगे वो कैपिटलिज्म प्रमोट कर रही है, तो उसको काम करने में काफी दिक्कत हो रही थी, तो वो रिजाइन डाल दिया। उसने कहा कि मैं सोशलिस्ट हूँ, सोशलिस्ट ही मरूंगा, समाजवाद में विश्वास है, सोशलिज्म को मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाऊंगा, रिजाइन देके चला गया। तो फिर स्कूल में आ गया हमारे साथ वहीं पर, तो उसको सबसे पीरियड लगते हैं स्कूल के अंदर, टीचर्स नहीं एब्सेंट तो दूसरे टीचर को भेज देते हैं। उसको भेज दिया 8th क्लास में, और 8th क्लास में सोचा उसने प्रोफेसर था डीओ का, उसको भेज दिया 8th क्लास में। तो उसने टीचर पहला चैप्टर निकाला हिस्ट्री की बुक का, उसमें लिखा था कुछ रामायण के बारे में था, तो उसने बोल दिया तुमको लगता है कि भगवान होता है, और भगवान होता है तो क्या हनुमान जी होंगे, क्या कोई बंदर उड़ सकता है क्या, बताओ। बच्चे कह रहे कि नहीं बंदर तो नहीं उड़ता, कहता बंदर ऊंची छलांग मार सकता है, उड़ के कहीं नहीं जा सकता। ये सब चीजें बड़ा गलत बताई गई, वो सोशलिज्म है, और सोशलिस्ट आदमी भगवान को नहीं मानता, कैपिटलिस्ट मानता है भगवान को। सोशलिज्म का एक बेसिक चीज है कि ये रिलीजन पर या भगवान पे विश्वास नहीं रखते, इनके अकॉर्डिंग भगवान होता ही नहीं है। सोशलिस्ट कंट्री जो होती है, जो सोशलिज्म के फादर है, वो धर्म को नहीं मानते। रीजन क्या है कि धर्म इंसान को, मतलब जैसे कोई लेबर है, ठीक है, तो लेबर क्या है कि वो मान लेता है कि भगवान ने उसको इस दुनिया में ऐसे ही पैदा किया है मजदूरी करने के लिए, तो एक्सेप्ट कर लेता है।
लेकिन जबकि मार्क्स कहता है कि जो लेबर होते हैं उसको रिवोल्ट करना चाहिए। रिवोल्ट कब करेगा? जब भगवान को नहीं मानेगा। भगवान को मान के अपनी तकदीर की गलती मान लेता है कि मैं मजदूर इसलिए हूँ कि मेरी तकदीर ही खराब है, जबकि गलती उस कैपिटलिस्ट की है। कैपिटलिस्ट ने सिस्टम ऐसा बनाया कि मजदूर बना, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो गलती मानता है कि भगवान ने मुझे ऐसे बनाया, तो भगवान को नहीं मानता, उसके बंदर उड़ नहीं सकता। भाई उसमें एक बच्चा ही 9th क्लास का था, वो हनुमान जी का भक्त। 9th का बच्चा, 8th का बच्चा भी समझदार होता है। पापा को बोल दिया, सर तो पापा आप पूजा करते हो, सर मैं तो पूजा नहीं करूंगा, मेरे सर कहते हैं कि ये तो बंदर थे, उड़ ही नहीं सकते। पापा बताओ, पापा आरएसएस के बंदे थे। पापा आरएसएस के, पापा पहुंच गए स्कूल। मैं कहा टीचर कहाँ? मैं कहा सर कहते उसकी यार मैंने वो बता दिया। मैं कहा यू नहीं है, बच्चे बड़े नहीं है, बच्चे छोटे हैं। सर क्या बोल दिया? बंदर नहीं, माफी मांगो जाकर, हनुमान जी हैं। कह रहे माफी मांगूंगा, वो तो ड्यू का बंदा, वो सरक गया। कह रहा नहीं सच बोला है, प्रिंसिपल ने बुलाया, पेरेंट्स आए, सब मीटिंग हुई। तो उसने बोला कि मैंने ये बोला था, और आप में से कोई प्रूफ कर दे कि वो उठ सकता है कोई बंदर, मैं रिजाइन दे दूंगा, मैं आप बता दो। उसके बाद बोलता देखो सर हम रियलिटी बताएंगे, आप बच्चों आज मत सिखाइए चीजें, इनको लॉजिक इनकी सिखाइए, भगवान नहीं होते दुनिया में। पेरेंट्स कहता है कैसे बोल दिया तुमने ये वो स्कूल भी जो है आरएसएस का है, हमारा जो है आरएसएस अर्वाचीन है, आरएसएस का है। अब वो बड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन चूंकि टीचर बड़ा ही सीनियर था, स्कूल खोना नहीं चाहता था उसको, कि भाई एक डीओ का बंदा इतना अच्छा मिला है, 11th-12th को पढ़ा रहा है, तो रख लेते हैं। तो फिर बड़ा मगज उल्टाया क्या, तो मैंने को समझाया, मैं सर ये जो किताब में लिखा है वही बोल रहा है, ठीक। उनको क्लास लेने जाने से पहले बोल दिया सर थोड़ा सा छोटा सा थिंकिंग नहीं बतानी अपनी। कोई भी कुछ बोलने से डरता है आज की डेट में, आज की डेट में कोई भी कुछ बोलने से डरता है कि पता नहीं कैसे क्या बोलता है, क्या उसका मोटिव है। अदर धर्म का बंदा है तो उसे तो और सोचना पड़ेगा कुछ बोलते समय, तो अपना बता नहीं सकता रियल में, हाँ नहीं कर सकता कौन किस फिल्म में कैसे में ले जाए इसको। तो जुडिशरी सरकार से इंडिपेंडेंट होगी कि नहीं, ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी इंदिरा गांधी के टाइम पर कई बार हमने देखा कि जुडिशरी सरकार के सामने नमस्ते बोलती है। सुप्रीम कोर्ट के जज इंदिरा गांधी के दरबार में, मैडम क्या बोलना है, डिसीजन कैसे दें हम? इंदिरा बोलती है ऐसा डिसीजन देना है, जी मैम। अब यहाँ पे गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट मिल गए, आप किसके, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में गए, किसके अगेंस्ट जाएंगे? जो मर्जी गवर्नमेंट करते, अब गवर्नमेंट जो मर्जी लॉ बनाएगी, हम कहाँ जाए उसके अगेंस्ट? सुप्रीम कोर्ट तो मिल गया उनके साथ जाकर। तो जुडिशरी हमेशा कंट्री की सरकार से इंडिपेंडेंट काम करे, ये न्याय के अकॉर्डिंग काम, सरकार के कहने से काम ना करे। ये भी एक लिबर्टी इंडिकेटर है, ऐसा कंट्री में होना चाहिए, जो कि शायद तीनों कंट्री में देखने को कम मिलता है, सच्चाई बताऊं अगर आपको। अब बुक्स में लिखा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन रियल में कितना इंडिपेंडेंट है वो आप भी जानते हैं। यूएस में है इंडिपेंडेंट, वहां सरकार गिरा भी सकती है जुडिशरी, अगर रास्ते पे आ गई सरकार खत्म हो जाएगी। इंडिया में सब कुछ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को कौन बनाता है? गवर्नमेंट ही बनाएगी, तो अपने बंदे को उठाते हैं। जिस दिन लोगों की बात समझ में आ गई, श्रीलंका जैसी कंडीशन, भीड़ सड़क पे घुस जाएगी, फिर हिंदू मुस्लिम छोड़ देगी, हम हिंदू मुस्लिम, वो फिर चक्कर में नहीं पड़ेगी। एक समय तो उसको बहका सकते हो इन मुद्दों से। फिर उनको समझ में आ गया कि सिलेंडर 1050 का हो गया, कल 1100 का होने वाला है, पेट्रोल 110 का होने वाला है, जेब पे मार पड़ने लगी उसकी, फिर वो परेशान हो जाएगा। फिर उसको हिंदू मुस्लिम याद नहीं रहेगा, फिर खाना याद रहेगा, रोटी से ही पेट भरता है, फिर साथ में मिल जाएंगे। डिवाइड एंड रूल कब तक चलेगा? तो ये जुडिशरी रूल ऑफ लॉ हो गया। और तीसरी चीज लिबर्टी इंडिकेटर में कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन, ये दो, और रूल ऑफ लॉ, कानून के सामने सभी बराबर होंगे। मैं रिलेट क्रॉस करता हूँ 2000 रुपये जुर्माना, आप क्रॉस करेंगे 2000 जुर्माना, मुस्लिम क्रॉस करेगा 2000 जुर्माना, प्राइम मिनिस्टर क्रॉस करेगा 2000 रुपये पेनल्टी। कानून कोई भेदभाव नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, उसकी नजर में सब बराबर है, वो लॉ के अकॉर्डिंग काम होता है। ये तीन जो है लिबर्टी इंडिकेटर्स है। डेवलपमेंट की वो सब इंडिकेटर के अलावा ये भी देखा जाता है, वो डेवलपमेंट के इंडिकेटर हैं आपके, वो रहेंगे, वो इकोनॉमिक वाले हैं, पॉलिटिकल भी देखते हैं, लिबर्टी इंडिकेटर बोलते हैं। यही से क्वेश्चंस आया था एग्जाम में। सर अगर पुलिस वाला हेलमेट नहीं पहनता तो उसकी कंप्लेंट भी होती है, उसका चालान भी कटेगा। तो कैमरे अब वो ये अलग बात, हाँ तो कैमरे खट से अपने फोटो चली जाएगी, वो कैमरा नहीं देखता, उसमें भी सॉफ्टवेयर नहीं कि पुलिस वाले की मत पहचानना फोटो, ऐसा नहीं है। क्या जो भी रेड लाइट क्रॉस करेगा उसको, इंदिरा गांधी ने क्रॉस की थी, उसकी गाड़ी उठा ली गई थी,
उससे पावरफुल तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ अभी तक। इंदिरा गांधी ने अच्छा काम किया। अच्छे काम भी थे, ठीक था। कुछ जब पावर बहुत ज्यादा किसी के हाथ में आ जाती है ना, वो तो अपने आप डिक्टेटर बन जाता है। तब पावर बहुत ज्यादा हाथ में आ गई थी उनके उस टाइम पर। लेकिन हाँ, पावरफुल लीडर थी, मतलब वो एक ऐसी लीडर थी जिनकी एक्सेप्टेंस पूरे देश, पूरी कंट्री में है, और जो पावरफुल लीडर थी। सर इकोनॉमी क्लोज कर दी, जिससे सर इतनी दिक्कत आ गई, डेट में आ गए, तब जाके एलपीजी लाना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी के 10 साल बाद की ये तो शुरू से ही पॉलिसी रही है, बट इंदिरा गांधी टाइम से नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग से कंपनी को लॉस होना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड तो 68 से लेके 81 तक था, 10 साल तक मोटा मोटी। उसके बाद फिर तो ये इंदिरा गांधी की बात कौन बना था? राजीव गांधी उनके बेटे 81 के इलेक्शंस के बाद। 81 जब उनकी डेथ हुई 84 में डेथ हुई, तो फिर उसके बाद इलेक्शंस हो गए, तो उनके बेटे बने थे। बेटे रहे 88 तक। फिर बेटे कैंपेन के लिए जा रहे थे, तो उसी में कहीं उनको उड़ा दिया गया बम लगाकर, श्रीलंका के कुछ तमिलियंस ने, लेट्टो ने, टाइगर्स ने। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं आई, तो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के साथ सोशलिज्म ने मिलकर एक सरकार बनाई थी। बने थे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर, विश्व चंद्रशेखर। फिर रिफॉर्म के टाइम पर नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने ना उसके बाद 1981 में, रिफॉर्म के टाइम पर। फिर उसके बाद में 2000 जब इलेक्शन होते हैं 4 में, अटल जी जब चले जाते हैं सत्ता से, फिर मनमोहन सिंह 4 से लेके 14 तक 10 साल तक 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 14 से मोदी जी 10 साल से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हो गया राइट्स का। एक लास्ट चीज पाकिस्तान में, थोड़ा सा ब्रेक देते हैं 1-2 मिनट का, कि ये तीनों कंट्री में 3 सेक्टर होते हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर, एक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड, और पाकिस्तान में भी पॉपुलेशन मैक्सिमम एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड। लेकिन और जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे कम होगा, लगभग 10-12% कंट्रीब्यूशन है। मतलब हमारी कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, और जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। सर गवर्नमेंट ने फोर्स की छुड़वा नहीं दी, सिर्फ सारे एंगेज में। कहाँ जॉब दोगे उनको? अगर इंडस्ट्री सेटअप वगैरह कर दे गवर्नमेंट, हाँ, तो सर वो छोड़ सकते। तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर रही ना। गवर्नमेंट कह रही है हम तो कुछ करेंगे नहीं, प्राइवेट सेक्टर का अपने आप करें। अगर हम फार्मर से कहते हैं कि काम छोड़ दो, तो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट इतना कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई एग्रीकल्चर के साथ साथ आप अलाइड एक्टिविटीज करो ना, एनिमल पे आ जाओ, पोल्ट्री फार्मिंग में आ जाओ, इन सब गाँव में आइए आप। तो लेकिन बाकी मुश्किल है चेक कर। तो इंडिया की जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन यही काम करती है। नंबर 2 पे क्या आता है? नंबर 2 पे आती है सर्विस सेक्टर इंडिया, जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 60% के आसपास है, पॉपुलेशन सबसे कम काम करती है। और पाकिस्तान के अंदर भी यही है। तो इंडिया में और पाकिस्तान में जीडीपी के अंदर टर्शरी सेक्टर का रोल सबसे हाईएस्ट है, और चाइना के अंदर जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा रोल सेकेंडरी सेक्टर का है, मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया पहले एग्रीकल्चर करती थी, अब सर्विस सेक्टर में आ गई। पाकिस्तान भी पहले एग्रीकल्चर करता था, अब सर्विस सेक्टर में आ गया डायरेक्टली। लेकिन चाइना पहले एग्रीकल्चर में था, फिर मैन्युफैक्चरिंग में आया, और अब सर्विस सेक्टर्स में आया। तो ये सिस्टमेटिकली शिफ्ट जा रहा है। हमारी कंट्री में डायरेक्ट शिफ्टिंग हो गई एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इससे गायब ही हो गया हमारी कंट्री। पहले पॉपुलेशन यहाँ एंगेज थी, अब यहाँ आ गई। जीडीपी के अंदर सबका कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। अब इसमें इतना ही है।
क्या कुछ रहता है और? मेरी को तो और भी क्लास होगी दे लेंगे। कब से एग्जाम? एम्प्लॉयमेंट कर लो। कितने बजे तक था? 1 घंटे की थी। एक से 2:30 हमारी मैथ्स। अच्छा, 1 घंटे की थी सिर्फ बात। हाँ हाँ वही हुई थी। अच्छा अच्छा, ठीक। एम्प्लॉयमेंट देख लो, ज्यादा है नहीं, थोड़ा सही उसमें चीजें हैं, बेसिक चीजें ही देखना एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आप जरा एक बार, हाँ 5 मिनट बाद कर लेते हैं, 5 मिनट्स बाद। आदित्य कैसे हैं बेटा? अच्छा हो सर। बढ़िया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट वाली? हाँ सर, पढ़ तो रहा हूँ सर। माइक्रो और मैक्रो में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। इंडियन डेवलपमेंट पे रखो फोकस, क्योंकि थ्योरी में क्वेश्चंस आएंगे तो टिक करना इजी रहेगा आपके लिए। अच्छा ठीक है, मैक्रो पढ़ रहा में, हूँ। मैक्रो में क्या है कि उसमें कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी गलती हो सकती है कभी कभार, लेकिन डेवलपमेंट में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसमें चांसेस ये है कि आप टिक जल्दी कर लेंगे तो स्कोर कर सकते हो। अच्छा, स्ट्रेटजी ये बनाओ। ओके सर। सर फिलहाल कितना क्वेश्चन आएगा फिर भी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट से? अब ये तो बता पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अच्छा। ऐसा कुछ अभी उन्होंने दिया है क्या, कितने क्वेश्चंस इंडियन नहीं डेवलपमेंट नहीं से? तो नहीं। फिर वो तो दिया नहीं उन्होंने। हाँ ओके सर। ठीक। तो एम्प्लॉयमेंट, ओके अभी मैं एम्प्लॉयमेंट आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ। ओके। ठीक, हाँ एम्प्लॉयमेंट का डेटा पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट को रिवाइज करेंगे अभी, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को छोड़ के मत जाइएगा किसी भी कंडीशन। ओके सर। श्योर। हाँ, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को 10 चैप्टर हैं, एक चैप्टर को 2 या 3 दिन में पढ़ लोगे, मतलब एक चैप्टर, 2-3 चैप्टर एक दिन पढ़ सकते हो आप, और ये थ्योरी है तो इससे क्वेश्चंस के सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाएं। ओके मैक्रो से क्वेश्चन ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकता है, लेकिन डेवलपमेंट से क्वेश्चन टिक करना आसान रहेगा। तो छोड़ के मत जाना कोई भी बुक, ये तो ध्यान रखो। ठीक है? यस सर। हाँ, क्लास के अलावा किसी भी टाइम बुक पढ़ते समय कोई दिक्कत आती है किसी को भी, कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जो डिफिकल्ट लग रहा है, कोई टॉपिक ऐसा आ रहा है जिसको समझने की रिक्वायरमेंट है, तो वो मुझे मतलब कांटेक्ट कर सकता है, मैं वो क्लास रख लूंगा उसकी। ओके सर। ठीक है, वो पर्सनली, जैसे कोई क्लास, कोई टॉपिक दिक्कत आ रही है, कोई चैप्टर में दिक्कत आ रही है, 1 आध घंटे की क्लास चाहिए आपको, अलग से चाहिए किसी एक पर्सन को, तो मैसेज डाल देना सर को या मुझे। मैं नंबर भी अपना दे रहा हूँ, चाहे तो आप नोट कर लो, मुझे व्हाट्सएप पे आप डाल देना, मैं आपको क्लास अरेंज कर लूँ। कोई टॉपिक, कोई दिक्कत आ रही है, पढ़ना चाहते हैं, तो मैं किस टाइम में रख ले, करा दूंगा। ठीक।
डेवलपमेंट से स्कोर करना थोड़ा सा आसान पड़ेगा। क्वेश्चंस को देखा जाएगा तो वैसे, बाकी मैक्रो से बजाय कंपैरिजन से। वैसे माइक्रो में थोड़ी दिक्कत अगर बच्चों को हो रही है तो बीच में एक आध क्लास बीच में कर लूंगा माइक्रो को, थोड़ा कंज्यूमर बिहेवियर की थोड़ी क्वेश्चन आंसर टाइप से। जी, एम्प्लॉयमेंट के थोड़ा बारे में डेटा देख लेते हैं। कौन? हृदय, हार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, हार्ट भी चल जाएगा। हृदय है ना, हृदय मतलब हार्ट ही हुआ। जी, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का नाम तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। चैप्टर का नाम इतना बड़ा, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। तो एम्प्लॉयमेंट, हाँ नहीं वैसे एनसीईआरटी में यही नाम है इसका पूरा, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन अदर इश्यूज। इंडिया में सपोज करो हमारी कंट्री में ये 10 लोग रहते हैं, 10 में से मान लो 5 लोग रहते हैं, इसमें एक ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इसमें से ये 3 लोग किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है, कोई टीचर है, डॉक्टर है, आर्मी में है, रिक्शा पुलर है, अपना दुकान चलाता है। 3 लोग किसी न कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं अर्निंग के लिए, ये तीनों को हम वर्कर बोलेंगे। ठीक, ये कंट्री के वर्कर हो गए जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है, या इनकी 3 लोग हैं, ये कंट्री का वर्क फोर्स हो गया, ये काम कर रहे हैं, क्या मानेंगे इन्हें? वर्क फोर्स। और ये 2 लोग जो कंट्री में है ये अनएम्प्लॉयड है, क्या है ये दोनों लोग? और ये वर्कर जो है ये एम्प्लॉयड है। ये वॉलंटरी है, मतलब नहीं, अनएम्प्लॉयड जब कहता हूं तो इसका मतलब ये इनवॉलंटरी है, मतलब ये काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क है, इनमें काम करने की एबिलिटी है, एबल टू वर्क है, तो इनका काम करने का मन है, विलिंग टू वर्क है, काम करने की एबिलिटी भी है, और गिवन वेज रेट पर जो मार्केट में सैलरी है उस पर काम करने को तैयार है, फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो ये 3 तो हुए ना अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वो पर्सन जो काम करना चाहे वो काम करे, जो काम करना ही नहीं चाहता वो अलग बात है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो ये 2 लोग जब हम कहते हैं ये अनएम्प्लॉयड है, तो मतलब ये काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क है, काम करने की एबिलिटी है, गिवन सैलरी पर ओके है, फिर भी काम नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से ये 3 हो गए हमारी कंट्री के एम्प्लॉयड पर्सन, और ये 3 हो गए कंट्री में अनएम्प्लॉयड पर्सन। इन दोनों को मिला के बनती है कंट्री की लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब कितने कंट्री में एम्प्लॉयड है जो काम कर रहे हैं, वर्कर, प्लस कितने कंट्री में अनएम्प्लॉयड पर्सन, इन दोनों को मिला के बनती है कंट्री की लेबर फोर्स। और वर्क फोर्स क्या बनती है? वर्क फोर्स बताती है सिर्फ कंट्री में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयड पर्सन। वर्क फोर्स मतलब जो काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स मतलब जो एम्प्लॉयड है प्लस जो अनएम्प्लॉयड है। एज ग्रुप इनकी होनी चाहिए 15 से लेके 60 ईयर के बीच में। 15 साल से छोटे बच्चे माने जाते हैं, उनको लेबर फोर्स का पार्ट नहीं माना जाता, और 60 ईयर्स के ऊपर एज ज्यादा हो जाती है तब भी आप लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। 15 से 60 साल के बीच के लोग, वैसे आप लोग भी अभी लेबर फोर्स का पार्ट नहीं हो कि आप लोग काम नहीं ढूंढ रहे, अनएम्प्लॉयड नहीं हो, ठीक, बच्चे ही माना जाए। तो ये लेबर फोर्स हो गया। अगर हमें कंट्री में अनएम्प्लॉयड पर्सन निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? अनएम्प्लॉयड मींस जो कंट्री की लेबर फोर्स है माइनस वर्क फोर्स कर देंगे तो कंट्री में अनएम्प्लॉयड पर्सन आ जाए। लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इक्वल्स टू अनएम्प्लॉयड पर्सन।
तो लेबर फोर्स मीन्स एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, और वर्क फोर्स मीन्स सिर्फ एम्प्लॉयड, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं वो वर्क फोर्स का पार्ट है। जो काम नहीं कर पा रहे हैं और काम कर रहे हैं, दोनों मिलाकर लेबर फोर्स का पार्ट हो जाएगा। लेबर फोर्स थोड़ी बड़ी हो गई और वर्क फोर्स थोड़ी छोटी हो गई। अब एक चीज और देख लीजिए, ये बेसिक चीजों की फॉर्मूला शायद पूछ लें, ठीक, लेबर फोर्स क्या है, वर्क फोर्स क्या है। इसके साथ साथ में एक होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। जैसे हृदय है, हृदय जी फैमिली में कितने मेंबर हैं? 5 है, मतलब मम्मी पापा 2 हो गए और आप 3 बच्चे हो गए, 5 लोग हैं। तो कितने लोग वर्कर हैं जो कोई ना कोई काम करते हैं? 2 वर्कर हैं, पापा मम्मी दोनों। भाई 2 वर्कर हो गए, तो मैं परसेंटेज देखूं अगर दोनों का, तो 5 में से 2 लोग काम करते हैं, तो इनकी इनकी फैमिली का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 40% है। वर्कर हो गए 2, पॉपुलेशन हो गई 5, तो 5 में से 2 आदमी काम करते हैं, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हो गया। ठीक, ठीक है ना। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, मेरी फैमिली में मेंबर है 4, बेटा बेटी, मैं और वाइफ, और मैं सिर्फ एक वर्कर हूं, तो इस केस में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 25% बैठता है। मेरी फैमिली का वर्कर और पॉपुलेशन, 4 पॉपुलेशन 1 वर्कर, 25% बैठा। तो ये कंडीशन अच्छी है कि ये कंडीशन अच्छी है? ऊपर वाली कंडीशन अच्छी है, ज्यादा लोग काम करते हैं। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अगर हाई होगा, वो दिखाता है कि उस कंट्री में ज्यादा लोग काम करते हैं, ठीक। और अगर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो थोड़ी लो है, वो दिखाता है कि कम लोग काम करते हैं, डिपेंडेंट लोग ज्यादा है। मेरी फैमिली में 3 डिपेंडेंट है, ज्यादा डिपेंडेंट लोग, तो डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा दिखाता है, जो अच्छी बात नहीं है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जितना कम होगा, वो डिपेंडेंसी रेशियो को दिखाता है कि उस कंट्री में डिपेंडेंट ज्यादा है। जैसे मेरी फैमिली में 3 डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, ये खतरनाक सिचुएशन। 2 काम करे और 2 डिपेंडेंट हो, फिर भी ठीक है, 50% भी चलेगा। वैसे 3 काम करें, 1 डिपेंडेंट है, तो और अच्छी बात है। और चारों काम करते हैं, अगर मान लो 4 फैमिली मेंबर हैं और चारों काम करने लग जाए, तो इसका मतलब 100% वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, तो बहुत अच्छी बात है। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ही बताता है कि अब हमारी कंट्री का ये क्या सिनेरियो, हमारी कंट्री का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है। तो औसतन रूप से माना गया है कि इंडिया में 39 है हमारी कंट्री का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि 100 में से 39 लोग काम करते हैं। हमारी कंट्री में अगर 100 लोग मान लेता हूं, तो 39 लोग उसमें काम करते हैं, तो इंडिया का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 39 है। हाँ, काम नहीं कर रहे, ये 39 वर्कर है, मतलब काम कर रहे हैं, बाकी लोग शायद अनएम्प्लॉयड। तो हमारी कंट्री का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना हुआ? 39। गांव में देखा जाए तो गांव में अगर 100 लोग मान लो रहते हैं, तो वहां वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है पता है? 40 है। और अर्बन एरिया में अगर 100 लोग रहते हैं, तो यहाँ का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 36 है। इंडिया का 39 है अप्रोक्सीमेटली, पूरे कंट्री का। मैं गांव शहर का अलग अलग देखता हूँ, तो गांव में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि गांव में 40% लोग काम करते हैं, और अर्बन एरियाज में 36% लोग काम करते हैं, बाकी लोग डिपेंडेंट है। गांव में ज्यादा क्यों है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो? गांव में वर्किंग क्लास ज्यादा क्यों है? गांव के लोग ज्यादा वर्कर हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज में, देखें क्या रीजन लगता है? अर्बन एरियाज में लोग कम जॉब क्यों कर रहे हैं? अर्बन एरियाज में जॉब इसलिए लोग कम करते हैं, 36 इसलिए है कि यहाँ की प्रायोरिटी है एजुकेशन। बच्चे से बोला जाता है कि तुम पहले एजुकेशन कंप्लीट करो, 26 ईयर्स तक पढ़ता रहता है, वो जॉब कर ही नहीं पाता। और दूसरी चीज है, गांव में गरीबी होती है, गरीबी होने की वजह से बच्चे को जल्दी ही काम पे लगा देते हैं। हाँ, करता ही करता है वो काम, तो इस वजह से पॉवर्टी की वजह से लोग घर पे नहीं बैठ पाते, वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए वर्कर गांव में ज्यादा मिल जाएंगे। हालांकि क्वालिटी ऑफ वर्क थोड़ा सा कम नीचे ही होगा, लेकिन फिलहाल वर्कर तो है। हाँ, 16, 17 साल, 18 साल में काम शुरू कर देते हैं। अगर हम देखें, ये अर्बन का था, रूरल का था, अगर हम मेल फीमेल में देखें,
तो अगर देश में 100 कंट्री में 100 मेल है तो कितने वर्कर होंगे अप्रोक्सीमेटली कंट्री में? अंदाजा है एक अप्रोक्सीमेटली मेल लगभग 55% लोग हमारे मेल 50 और वुमेन जो हो गई वो लगभग 24 है। देश में 100 वुमेन रहती हैं तो 24 ही वर्कर हैं। देश में 100 मेल रहते हैं तो 54% मेल कंट्री में वर्कर है। मेल का वर्कर ज्यादा होने का रीजन क्या है? जी ध्यान रखना बच्चे, ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है अर्बन का, रूरल का, मेल का, फीमेल का। फीमेल 24 ही काम करती हैं और अगर वुमेन को देखूं मैं अगर अर्बन रूरल के हिसाब से तो ये मान के चलिए कि गांव में विलेज की वुमेन ज्यादा वर्कर है, 100 में से लगभग 25 वुमेन काम करती हैं। और अगर मैं गांव में देखूं तो 100 में से सिर्फ अर्बन एरियाज में 12 या 13 वुमेन काम करती हैं। तो गांव की वुमेन ज्यादा वर्कर है एज कम्पेयर टू शहर की वुमेन की। क्या रीजन? गांव में पॉवर्टी है, गरीबी है, गरीबी होने की वजह से वुमेन काम करने बाहर जाएगी, हस्बैंड के साथ में खेतों में काम करती हैं वुमेन। अर्बन एरियाज में एक मेल मेंबर की सैलरी या प्रॉफिट दुकान से इतना आता हुआ कि वुमेन काम करने की रिक्वायरमेंट उनको लगता है नहीं है। प्लस वुमेन की काम करने का डिसीजन उसकी फैमिली का होता है। फैमिली चाहेगी तो वो जॉब करेंगी, फैमिली चाहेंगी तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से इंडिया का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देखा जाए तो फीमेल में थोड़ा सा कम रेशियो में वुमेन्स काम करती है, खासकर अर्बन एरियाज में। गांव में वुमेन ज्यादा वर्कर है, मेल ओवरऑल ज्यादा वर्कर होते हैं और इंडिया की टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 39। ठीक, तो दो तरीके से डेटा को हमने देखा है, एक अर्बन और रूरल के हिसाब से और एक मेल और फीमेल के हिसाब से। इंडिया में वर्कर 39 है, गांव में वर्कर 39% लोग वर्कर अर्बन इंडिया में टोटल हैं और गांव में टोटल वर्कर कितने हैं? 40% वर्कर गांव में रहते हैं और 36% वर्कर अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो गांव में वर्कफोर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज में। मेल वर्कफोर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल वर्कफोर्स के। और गांव की फीमेल ज्यादा काम करती हैं, अर्बन की फीमेल कम काम करती है कि अर्बन में एक हस्बैंड की सैलरी इतनी होगी कि वुमेन को काम करने की जरूरत नहीं है। गांव में एक लेबर की सैलरी होती है 200, परिवार नहीं चलता तो वाइफ से बोलता है कि तुम भी मजदूरी करने मेरे साथ आ जाओ, दोनों खेत में काम करेंगे, 200 तुम्हें मिलेगा 200 मुझे मिलेगा, हम तब काम चला पाएंगे। तो इस तरीके से वहां की वुमेन की मजबूरी है कि उन्हें खेत में काम करना ही है, गरीबी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से। ये है इंडिया का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का हिसाब। ठीक, अब तीन तरह के इंडिया में सेक्टर होते हैं। एक होता है कि आप, एग्जाम्पल है एक, इंडिया में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देख लिया, 2011-12 का डेटा था ये, अंदाजा लग गया आपको एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में 3 तरीके का एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि लोग 3 तरीके से काम अपनी लिविंग अर्न कर सकते हैं। एक, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाइए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स आपने अपनी कैपिटल लगाई है और आपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट किया है, कोई दुकान बनाई है, शॉप, कोई फैक्ट्री बनाई है, या फार्मर्स है, या वेजिटेबल सेलर है, या रोड साइड वेंडर्स है, आपका अपना वेंचर होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं, आप अपने मालिक खुद है, प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी बात है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको वेज एम्प्लॉयमेंट होता है। वेज एम्प्लॉयमेंट में 2 तरह के लेबर आते हैं, एक आएंगे जिन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट आएंगे, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, कंपनी में जॉब करने वाले लोग आएंगे, रेगुलर सैलरी, 30 तारीख के बाद इन्हें सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होगी। एक आते हैं डेली वेज लेबर, वेज लेबर यानी कि इनको जिस दिन काम करते हैं उसी दिन का पैसा मिलता है, सैलरी नहीं आती इनके अकाउंट में। ये दोनों वेज एम्प्लॉयमेंट में आए। एक हो गया आपका रेगुलर वर्कर्स, ये रेगुलर वर्कर्स हो गया, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड हो गया, और एक हो गया कैजुअल वर्कर्स या वेज लेबर या कैजुअल वर्कर। तो 3 तरीके के लोग आपको देश में काम करते दिखाई देंगे, या तो अपना बिजनेस है, या कहीं जॉब कर रहे हैं जब मंथली सैलरी मिलती है, या दिहाड़ीदार है, जिस दिन काम करेंगे उसी दिन का पैसा मिलेगा या महीने की सैलरी मिलेगी।
या फिर आपका अपना बिजनेस है। इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 50% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में काम करते हैं। आज की डेट में 50% पॉपुलेशन जो वर्कर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है इंडिया। नंबर 2 पे आते हैं वेज लेबर। 30% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो दिहाड़ीदार है, वेज लेबर पे काम करती है, कैजुअल वर्कर्स हैं, कोई रेगुलर इनकम नहीं आती, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई सैटरडे संडे ऑफ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मतलब जो कंपनी से फैसिलिटी मिलती है वो नहीं मिलती। वेज लेबर, कैजुअल, दिहाड़ीदार, मजदूर, और ये रेगुलर जॉब करने वाले लोग हो गए। ये कंट्री का 20%। तो एम्प्लॉयमेंट तीन जगह मिलता है, या तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, या आप दिहाड़ीदार मजदूर बन जाइए, या फिर आप जॉब कर, तीसरा कोई काम, चौथा कोई काम है नहीं। या तो आपका बिजनेस है, जहाँ भैया की क्या है, जॉब है, हाँ जॉब है, सैलरी आती है महीने, क्या करेगा, सैलरी आती है, प्रूफ है, हम देख लो उनके फादर क्या काम करता, बिजनेस है, तो दिहाड़ीदार तो हम में से कोई होगा नहीं, बस हमें ये दो में से या तो बिजनेस होगा अपना, या हम सैलरी वाले बंदे। तो ये 3 तरीके का काम इंडिया में होता है। देख लेते हैं कि इंडिया में अगर हम देखें डेटा को 2 तरीके से एनालाइज करें, एक रफ आइडिया के हिसाब से। अगर ये हमारा वुमेन है और ये इंडिया की मेल है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों ही कंट्री में वुमेन भी लगभग 50% के आसपास सेल्फ एम्प्लॉयड है, और मेल भी लगभग 50% के आसपास सेल्फ एम्प्लॉयड है। कोई किससे आगे नहीं है, बराबर बराबर। लेकिन कैजुअल वेज में जाए, अगर हम दिहाड़ीदार मजदूर में जाए, तो इंडिया में वुमेन ज्यादा मजदूर है, मेल कम कैजुअल लेबर है। तो मेल कहां चले गए? मेल चले गए रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में, और वुमेन कम है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में, वो कैजुअल लेबर में ज्यादा है, दिहाड़ीदार ज्यादा करती है मजदूर लेडीज इंडिया में। जान के ताज्जुब होगा कोई ये कैसे सर, लेकिन ये डेटा है। बस यही रीजन है कि वुमेन क्यों ज्यादा दिहाड़ीदार है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, उनके पास लिटरेसी कम है, क्योंकि रेगुलर जॉब करने के लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो उनके पास नहीं है। दूसरी चीज कि रेगुलर जॉब करने के लिए मूवमेंट करना पड़ता है, बैंगलोर असम मेल कर जाता है, फीमेल के सामने कॉन्स्टेंट आते हैं मूवमेंट करने के, वो जॉब ऑफर घर के पास में देखेगी, अपने एरिया में मिल जाए तो अच्छी बात है। बैग उठा के कभी तमिलनाडु, कभी उत्तरांचल, कभी जम्मू कश्मीर जाके हासिल करना मुश्किल होता है, मना कर देती है। ये रीजन है कि ये इंडिया का है। तो दोनों ही सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है, क्वेश्चंस नहीं बनेगा। बस कैजुअल वर्कर्स में वुमेन ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल, रेगुलर जॉब की सैलरी में मेल ज्यादा है फीमेल से। 11 बार। अब बदला है सिनेरियो जल्दी से। अगर मैं गांव में जाके देखूं, इस डेटा का एनालिसिस करें, तो गांव के लोग, गांव में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि वहां खेत होते हैं। अर्बन एरियाज में क्या होगा, यहाँ रेगुलर जॉब के लोग ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग जॉब करते हैं, फैक्ट्रीज हैं, दुकानें हैं, यहाँ पे रेगुलर जॉब की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो गांव में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, यहाँ रेगुलर सैलरीड ज्यादा है। गांव में कैजुअल ज्यादा मिलेंगे आप, और हमारी अर्बन एरियाज में कैजुअल थोड़े कम मिलेंगे। यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हाँ सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही ज्यादा रहेंगे, दोनों में सेल्फ एम्प्लॉयड अर्बन भी ज्यादा है और रूरल भी ज्यादा है। डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है कि अर्बन एरियाज में जो रेगुलर सैलरीड की जॉब है वो ज्यादा होगी, और अर्बन एरियाज में रेगुलर जॉब में थोड़ी लोग कम होते हैं। यानी कि अर्बन गांव के एरियाज में मजदूर मिलेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड मिलेगा, और अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयड मिलेगा और आपका रेगुलर सैलरीड की जॉब मिलेगी। कैजुअल वेज यहाँ कम है, वहां ज्यादा है। खेतों में रिक्वायरमेंट पड़ती है दिहाड़ीदार मजदूर की, वहां कोई जॉब पे नहीं हायर करता कि मैं किसान हूँ तो मैं आपको जॉब पे हायर कर दूं, आप रेगुलर सैलरी मिलेगी। वहां रेगुलर सैलरी का नेचर ही नहीं है, काम करते हैं। फैक्ट्री में रेगुलर जॉब मिल जाती है, डेली जॉब। थोड़ा सा डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ये तीनों का हो गया। एनालिसिस समझ गए आप कि वुमेन के अंदर लोग कम रेगुलर सैलरीज में है, मेल में रेगुलर सैलरीज में ज्यादा है, बाकी दोनों में ज्यादा रेशियो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक,
और अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा होगा और कैजुअल वेज ज्यादा होगा। अर्बन एरियाज में रेगुलर जॉब ज्यादा होगी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। यहाँ पे दिहाड़ीदार मजदूर थोड़े कम है, जरूरत नहीं पड़ी, काम ऐसा है कि रेगुलर की नेचर रिक्वायरमेंट है। इसके बाद चलते हैं, ये कर लिया आपने। एक यहाँ पे आएगा आपका जॉबलेस ग्रोथ वाला पॉइंट। देखा आपने कभी इंडिया में अगर जीडीपी को देखा जाए, सर अभी 24 करोड़ इंडिया में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही जीडीपी ज्यादा रही है, ये कंट्री की जीडीपी है, और स्टार्टिंग से ही कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट थोड़ी कम रही। ये जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन, इस ईयर को मान लीजिए 1991, और ये हो गई आपकी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट और जीडीपी ग्रोथ रेट को मैंने यहाँ ईयर्स को दिखा। तो आप देख रहे हैं कि 1991 के बाद इंडिया में जीडीपी कंट्री की बढ़ रही है, बट कंट्री की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है। ऐसा क्यों? इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ है ये। जॉबलेस ग्रोथ वो सिचुएशन है जिसमें कंट्री की जीडीपी बढ़ती है बट कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ती। मतलब कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट जॉब्स कम हो रही हैं। तो प्रोडक्शन कौन कर रहा है? मशीनों के थ्रू कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम किया जाता है। तो कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, कंट्री प्रोडक्शन बढ़ रहा है लगातार, लेकिन कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं और कंट्री की इनकम बढ़ रही है। तो ये जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन। सर ये फिक्स कैसे करेंगे? ये फिक्स कैसे करेंगे? इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के लिए एक रास्ता ये बनता है कि जो लेबर है इनको आप स्किल्ड करो, स्किल इंडिया स्टार्ट करो। वो तो कागजों में है ना, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ना लोगों को। उसके लिए फिर एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। 11वीं 12वीं में जो बच्चे गांव यूपी बिहार के एरिया में, उनको वहीं पे कोर्स कंपलसरी करा दो भाई। 10th पास करके 11th क्लास में हम मशीन सीख करना सिखाएंगे, हम जेसीबी चलाना ठीक करना सिखा देंगे, हम कंप्यूटर सिखाएंगे, मोबाइल सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, ये लैंग्वेज सिखाएंगे, वो लैंग्वेज सिखाएंगे। पूरा स्किल करो ताकि काम पे तैयार हो जाए 2 साल के बाद, और फिर 3 साल का उसको फिर और कोर्स कराओ, इसमें उसको एडवांस लर्निंग के हिसाब से स्टडी भी हो और काम भी सीखे, काम प्रैक्टिकली करे। कोर्स अलग अलग टाइप के होने चाहिए, बच्चों का अपने इंटरेस्ट को देखिए, उसके बैकग्राउंड को देखिए, पेरेंट्स से काउंसलिंग करके उसको उस कोर्स में भेजते हैं। यानी सब एक ही में चले जा रहे हैं कॉमर्स में। मजदूर का बेटा भी कॉमर्स ले रहा है, अपने आईएएस का बेटा भी कॉमर्स, सबको एक साथ। वो तो आगे निकल जाता है, पैसा खर्च के लाइन निकाल के अपनी सीएवीए की 7-8 लाख रुपए कोचिंग करता है, निकल जाता है आगे। वो गरीब मजदूर वहां फंस जाता है, उसके पैसे होते हैं। छह नहीं, इंजीनियरिंग की है। फिटजी में कल दोस्त ने फैसल जमा के 6.5 लाख रुपए कोचिंग, ये हौज खास कोचिंग फिटजी IIT की 6.5 लाख जमा की है कल कोचिंग की फीस। 6.5 लाख हाँ फिटजी की जमा की उसने। वो तो शायद निकल जाए, लेकिन बाकी जो मजदूर होगा वो गया बेचारा। टाइम करके सीख रहे हैं। हाँ तो ये जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन हो गई आपकी। कंट्री की जीडीपी का बढ़ना बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का लगातार कम होना देश के अंदर। और ये 1991 के बाद तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, जब से लिबरलाइजेशन हुआ है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा ठीक था, लेकिन बाद में देखो ये 1951 का डेटा है, मैं डेटा लिखा नहीं, लेकिन ये जितना एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 1951 में है उतनी ही आज 2005-06 में भी है। 2% तब भी थी ग्रोथ रेट, 2% आज भी है, और जीडीपी आज 8% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है, और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 2% के आसपास। ये सिचुएशन जॉबलेस ग्रोथ की है। ये एक पॉइंट आता है अलग से। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल के साथ में अलग क्या आएगा? इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जिस सेक्टर में, जिस कंपनी में, दुकान में कम से कम 10 लोग काम करते हैं, वो फॉर्मल में आ गया। और जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते,
जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं वो फॉर्मल में आ गया, जहां 10 से कम लोग काम करेंगे वो इनफॉर्मल में आ गया। जितने भी हमारे फार्मर हैं वो इनफॉर्मल में आएंगे, जितने रेडी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, छोले कुलचे वाले हैं, दुकानदार हैं, स्टेशनरी की शॉप वाले हैं, समोसे की दुकान वाले हैं, मतलब जिनकी दुकानों पर 10 से कम एम्प्लॉय काम करते हैं वो इनफॉर्मल में आते हैं। और जहां 10 और ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं फॉर्मल, जैसे गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज, ये सब फॉर्मल सेक्टर है। स्कूल फॉर्मल सेक्टर में आएगा, फॉर्मल सेक्टर में आ गया, गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी, स्कूल, ये फॉर्मल सेक्टर में। और जो एम्प्लॉय इन सेक्टर में काम करते हैं उनको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बोला जाता है, फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। और ये इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बोलते हैं, हाँ फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बोलते हैं इनको, जो यहाँ काम करते हैं। इनको बेनिफिट क्या मिलते हैं, इनके पास एक तो रेगुलर सैलरी मिलती है जो 7 तारीख को आएगी ही आएगी, इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी मिलती है कि निकाला तो जाएगा लेकिन 2-3 महीने पहले अल्टीमेटम देकर इनको उसी दिन निकाल दिए जाएंगे जिस दिन ये आएंगे। इनको डेली वेज मिलती है, ये डेली वेज अर्नर्स है इनफॉर्मल सेक्टर को, इनको बिना अल्टीमेटम के जॉब से निकाला जा सकता है। इनको अल्टीमेटम देना पड़ेगा निकालने के लिए, इनको बिना अल्टीमेटम के निकाल सकते हैं। यहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी है फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। ये लोग मतलब इनको कई सारे बोनस वगैरह, पेड लीव वगैरह मिलती हैं, है ना। स्कूल में भी कम से कम 8 पेड लीव होती हैं पूरे साल में, यानी कि 8 छुट्टियां आप ले सकते हैं, पैसा नहीं कटेगा। ये जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन का पैसा कट जाएगा, नो पेड लीव, कोई भी पेड लीव इनकी नहीं है। तो बढ़िया भाई, इंडिया की आपको ताज्जुब होगा कि फॉर्मल सेक्टर पता कितने परसेंट पॉपुलेशन काम करती है, 8% लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, 92% पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। ये आज तक का हिसाब किताब है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इंडिया की लगभग 92% पॉपुलेशन को ये नहीं पता कि कल जॉब पे जाना है कि नहीं जाना। बाकी 8 में ये सरकार का जो कितना मैं नहीं जानता, यहाँ भी खतरा ही है। यहाँ तो 8% पे भी मान सकते हैं कि इन्फॉर्म तो किया जाएगा आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले। यहाँ तो यहाँ पीएफ कटता है, एटलीस्ट प्रोविडेंट फंड कटेगा, फंड मिल जाएगा, ग्रेजुटी मिल जाएगी, अलाउंसेस मिल जाएंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और सोचो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब 60 इयर्स के बाद रिटायर्ड हो जाएगी, 60 इयर्स जब इनकी एज कंप्लीट, बॉडी काम नहीं कर पाएगी, फंड तो है नहीं, पीएफ तो है नहीं, कुछ भी नहीं इनके पास, कैसे काम। पेंशन तो ये नहीं है, या तो ये लोग थोड़े किसमें, डीओ फॉर्मल सेक्टर के अंदर फॉर्मल है, रेगुलर जॉब का वर्कर्स के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी ना, पेंशन और फंड रिटायरमेंट सब मिलता है। अब डीयू वो टीचर क्यों छोड़ के चला है, प्रोफेसर स्कूल के अंदर, उसको रेगुलर नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख रहे थे 12 साल से, 15 साल पढ़ाया सर डीयू में, रेगुलर नहीं किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं भाई ठीक है, 45,000 ड्यू दे रहा है, 90 स्कूल दे रहा है, आप देखो, हाँ 45 ड्यू दे रहा है, 90 स्कूल दे रहा है, कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा। ड्यू छुट्टी ड्यू 5 शाम को 6 बजे करता है, स्कूल छुट्टी 1 बजे कर रहा है, तो 90,000 देके 1 बजे छुट्टी कर रहा है, प्रेशर भी कम है। वो 45,000 देके शाम को 6 बजे छुट्टी कर रहा है, तो आदमी पीएचडी करके बस वो तो ठीक है, सेट। किसमें 92 दोनों सेम ही है, दोनों सेम। हल्दीराम हो गया, एवरीथिंग हो गया, तो 10 से ज्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं। हाँ, दिखाते नहीं है लोग, ये कहीं कहीं 50 आदमी भी काम करते हैं लेकिन ये शो नहीं करते। वो तरीके अंदर तो बहुत से बने हुए हैं बचने के। तो फॉर्मल में हल्दीराम तो रजिस्टर्ड कंपनी, वो तो फॉर्मल सेक्टर में क्या,
तो ये कंट्री की सिचुएशन फॉर्मल इनफॉर्मल में है। 92 के अराउंड लोग इनफॉर्मल में, 60 ईयर के बाद कोई पैसा नहीं होगा, दिहाड़ीदार है, मजदूर है ये। उस समय गवर्नमेंट कैसे बटन उठाएगी इनका? गवर्नमेंट इनको स्कीम बनाई, गवर्नमेंट ने पेंशन योजना बनाई है गरीबों के लिए, अटल पेंशन योजना, जिसमें थोड़ा पैसा ये डालेंगे, थोड़ा गवर्नमेंट डालेगी। तो इतना बांट के सबसे कुछ डेवलप कर दो, क्यों जॉब कर ले, तो इतना बांट रहे तुम्हारा एक्सपेंडिचर बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तुम डेफिसिट में रहोगे, यही चीज, बिल्कुल देश डेवलप नहीं कर, हाँ। देश चलाना। हेलो बेटा, मैं बाहर हूँ, आपको ठीक, मैं अभी बात करूंगा, ठीक है राजा। क्या नाम बेटा आपका? केजरीवाल को बोला था, केजरीवाल से नायक की तरह। क्या नाम है? कौन सा? ठीक है बेटा, मैं अभी थोड़ी देर बात कराता हूँ। केजरीवाल को कितने साल हो गए जेल में? 7-8 साल तो दूसरा चल रहा है, दूसरा टाइम दूसरा चल रहा है। कब का अन्ना का मूवमेंट हुआ था तब से होता है, आज की छोड़ा था 10 साल मूवी में होता है। तो अब लास्ट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन तो आपने देख ली है। अनएम्प्लॉयमेंट तो देख ली डेफिनेशन आपने। रीजन क्या है कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट? लैक ऑफ जॉब, सब रीजन जानते हैं आप। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, लैक ऑफ डिफॉल्टिंग एजुकेशन सिस्टम और सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें जो है टाइप्स हो गया सीजनल डिस्गाइज, वैसे सब रीजन वही है जो पॉवर्टी के हैं। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एलिवेशन जो प्रोग्राम्स है, पॉवर्टी एलिवेशन, वही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स भी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, वो सब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी है उसकी, अनएम्प्लॉयमेंट को इससे बिल्कुल। तो इसके जो प्रोग्राम्स है वो वही है सेम जो पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को हटाने वाले जो प्रोग्राम एलिवेशन प्रोग्राम थे, वही है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, वही सब योजना है, अलग से कुछ भी नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट में रीजंस प्रोग्राम्स वही है। गवर्नमेंट भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। कैसे? लोग कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोवाइड करती है, लाइक पुलिस में आपकी भर्ती निकल आई, अग्निवीर हो गया, ठीक। अग्निवीर तो अब ये एग्जाम्पल चलेगा आगे टाइम पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे रही है आपको, भले 4 साल का दे रही है। तो अग्निवीर जैसी योजनाएं बनाकर पुलिस में, आर्मी में, गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्ट यूज भर्ती है गवर्नमेंट के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन में इनडायरेक्ट कैसे करती है? प्राइवेट से सर वो काम करवाते हैं तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं। सर जैसे प्राइवेट से कैपिटल ज्यादा मांगी, सर वो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। डायरेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हो गया। जैसे एग्जांपल दो, कोई एग्जांपल दो इसका। एग्जांपल ऐसे मतलब ऐसे था कुछ कि सर वो प्राइवेट से कुछ करवाते हैं तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है प्राइवेट की, तो उसके लिए वो एम्प्लॉयमेंट अपनी बढ़ाते हैं, तो उससे इनडायरेक्टली। मान लीजिए सरकार हमारी प्रोडक्शन करती है स्टील का, तो स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए वो प्राइवेट सेक्टर से रॉ मटेरियल की डिमांड करती है। जैसे कोल वगैरह ले लिया, रॉ स्टील ले लिया, आयरन ओर ले लिया, तो प्राइवेट सेक्टर से वो कच्चा माल लेती है, रॉ मटेरियल लेती है। तो गवर्नमेंट अगर प्रोडक्शन करेगी तो प्राइवेट सेक्टर से वो रॉ मटेरियल लेगी, तो यहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। स्टील का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये ज्यादा यहाँ से रॉ मटेरियल लेगी, तो यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स की सैलरी भी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कंट्रीब्यूशन देता है। और एम्प्लॉयमेंट का डेटा कौन निकालता है? DGET, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ये डेटा कलेक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट का। दूसरा सेंसस ऑफ इंडिया। थर्ड NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा कलेक्ट करते हैं, NSSO और सेंसस ऑफ इंडिया और DGET, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग।
डेटा रजिस्ट्रेशन पूरा नाम है, DGET बस शॉर्टकट में बोल देते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ये 3 एम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो बस एम्प्लॉयमेंट में यही है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वाला पॉइंट, और फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर कितने कितने गांव शहरों में है, और फिर फॉर्मल इनफॉर्मल कितने कितने हैं, ठीक, इससे क्या क्या फीचर्स होते हैं, और ये रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये 4-5 टॉपिक एम्प्लॉयमेंट कवर होते हैं, और क्या, और जॉबलेस ग्रोथ वाला पॉइंट है। सर एक शायद टर्म था उसमें जब फॉर्मल वर्कर्स या इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ते हैं तो एक टर्म था उसकी, इनफॉर्मलाइजेशन। अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में क्या है कि पहले रेशियो क्या था, अच्छा पॉइंट बताया तुमने, पहले कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग ज्यादा थे, फिर आता था हमारा कैजुअल वर्कर्स, और फिर आता है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में क्या हो रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से वर्कर्स ये रेशियो कम हो रहा है, रेगुलर सैलरीड में काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं, और कंट्री में कैजुअल लेबर्स बढ़ रहे हैं लगातार। तो कैजुअल, इसे बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, मतलब शिफ्ट ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स फ्रॉम रेगुलर सैलरी टू कैजुअल वेज लेबर इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। मतलब वो जो कंडीशन बच्चा बुराई वाला बता रहा था, उसमें उल्टा हमारी कंट्री में दिहाड़ीदार बढ़ रहे हैं। बढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखोगे ड्यू में, तो जब आदमी को डर रहता है जॉब जाने का, ड्यू में हो या स्कूल में हो, तो वो काम नहीं कर पाएगा स्टेबिलिटी के साथ। उसको लगता है 6 महीने बचे हैं, फिर निकाल दी जाऊंगा, तो इतनी पहले ये क्या काम करना है। और अगर वो परमानेंट कर दे आपको कि हाँ आप सर है, आपको निकाला जाएगा और आप ये गलतियां करते हैं, ये ऐसी सी गलतियां आपसे होती हैं, तो निकाला जाएगा, ठीक है। फिर वो टेंशन कि मैं ये गलती करूंगा ही नहीं करूंगा, मैं सेफ हूँ, काम करेगा। उनको पता है हमें तो इस साल यही काम करना है, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा काम करना है, उसको पता है 6 महीने हुए यहाँ पर। तो वही बात है ना, परमानेंट करके मैंने सैलरी एकदम ज्यादा करनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, पीएफ कट जाएगा, टीडीएस कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो सोचते हैं क्यों, ये सिस्टम स्कूल को भी खराब कर रहा है, और ये सिस्टम डीयू को भी खराब कर रहा है, और ये सिस्टम कंट्री को कर रहा है। आपको सिर्फ मेरे अंडर में 6 महीने जॉब करनी है हमारी कंपनी, उसके बाद निकाल दी जाएंगे, तो फिर क्या ये आपको मन लगा काम करोगे, 6 महीने जाना पड़ेगा। आपको दिमाग में टेंशन है, जा रहा हूँ जॉब देखूं, जॉब सर्च कर रहे हैं पूरा दिन इसी में, और उससे बीच में भी थोड़ी चले जाओगे आप अच्छी मिलने के बाद, क्योंकि ये तो निकाल ही देंगे आपको। तो टीचर आते जाते रहते हैं, स्कूल्स के अंदर लगातार बदलते रहते हैं। वही है जो स्टेबल परमानेंट, देखो वो टीचर हमेशा स्कूल में लंबे समय से होंगे, इंग्लिश की टीचर से आपकी होंगी, जो टीचर पुरानी होंगी वो लंबे समय से होंगी। हाँ, वो 25 साल से तो लगातार आपके स्कूल में आएंगे, लेकिन जो करंट हायरिंग हो रही है वो चेंज होते रहते हैं उनके, ये रीजन है। और ये सिस्टम खराब कर रहा है एजुकेशन को भी और कंट्री को। तो कैजुअल लेबर्स कंट्री में बढ़ रहे हैं, दिहाड़ीदार बढ़ रहे हैं, ये कैजुअलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स है, यानी कि पॉपुलेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कैजुअल वेज की तरफ मूव कर रही है, और रेगुलर जॉब से यहाँ पे मूव कर रही है। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, डेटा याद रहेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं लिखने से। हाँ, कुछ मैंने कहा कि इसके अलावा आपको लगता है कि ये टॉपिक समझना है, इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, और ये मुझे सर से थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास, तो मेरे नंबर आपको पता ही है आपके पास, तो आप मुझे व्हाट्सएप डाल दो, मैं कभी एक दिन में टाइम निकाल कर आपका वो टॉपिक आपको अकेले करा दूंगा, चाहे वो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं चाहे आप, कि सर ये टॉपिक में थोड़ी दिक्कत आ रही है या इन 10 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो पर्सनल व्हाट्सएप डाल दो, मैं 1-to-1 कल क्लास करूँ किसी भी टाइम पे जो कन्वीनियंट होगी आपकी, और आप करा दो। इतना ही कर सकते हैं। किसी भी एक को दिक्कत हो, हम सब एक साथ नहीं आएंगे, सबकी दिक्कतें अलग होंगी, तो जितना मिल सकता है मैं अपना सपोर्ट कर दूँ। एक आध क्लास रख लेंगे क्वेश्चन आंसर के बीच में, इसको पढ़ लेना बेटा टॉपिक को जाकर, ये रिवाइज हुई है हल्की सी टॉपिक अभी। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू। ठीक है।